हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका एजुकेटर विकास दुबे आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। थ्योरी जैसा हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की PYQ सीरीज कर रहे थे। चैप्टर नंबर 5 हम लोग कर चुके थे, मैरिज, किनशिप और फैमिली। आइए आज चैप्टर नंबर 6 समाज, संस्कृति और व्यक्तित्व के जो PYQs हैं वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, भूमिका अक्षमता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? भूमिका अक्षमता का प्रतिपादन किसने किया? तो आंसर करिएगा रॉबर्ट के मर्टन, EM लेमर्ट, इरविंग गॉफमैन या HD किर्क। तो किसने किया? HD किर्क। तो HD किर्क ने भूमिका अक्षमता, रोल, इनकम्पिटेंस या हैंडीकैप की अवधारणा का प्रस्तुत किया। भूमिका अक्षमता का मतलब आपकी कोई परिस्थिति है, उससे जुड़ा आपकी कोई भूमिका है और उस भूमिका के निष्पादन में आप असमर्थ हैं, यही है भूमिका अक्षमता। परिस्थिति क्या है? समाज में आपका वो पद, वो पोजीशन, जैसे आप टीचर हैं तो टीचर की अलग परिस्थिति है, आप पिता हैं तो पिता की अलग परिस्थिति है, और इन सभी परिस्थितियों से जुड़ा हुआ कोई ना कोई भूमिका या रोल होगा। अगर उस भूमिका या रोल को निभाने में आप असमर्थ हैं, यही है भूमिका अक्षमता, जिसका प्रतिपादन HD किर्क करते हैं। 3 शब्द आएंगे, तीनों का अलग अलग है, आप ये देख लीजिएगा। रॉबर्ट के मर्टन जो है बात करते हैं भूमिका समुच्चय की और भूमिका संघर्ष की, रोल सेट की और भूमिका संघर्ष की। जब ये आएंगे तो आप समझिएगा रॉबर्ट के मर्टन। इरविंग गॉफमैन कहते हैं भूमिका दूरी की। इरविंग गॉफमैन भूमिका दूरी की बात करते हैं, ड्रामाटर्जिकल पर्सपेक्टिव से जुड़े हुए हैं। समाजशास्त्र का अध्ययन ये अभिनय शास्त्रीय उपागम से करते हैं। भूमिका दूरी का प्रतिपादन इरविंग गॉफमैन। HD किर्क जो हम लोग बात किए, भूमिका अक्षमता की बात करते हैं। रॉबर्ट के मर्टन जो है भूमिका प्रतिमान, भूमिका संघर्ष से जुड़े हैं। लेमर्ट की बात जब आएगी तो वो लेबलिंग थ्योरी, नामकरण का सिद्धांत से जुड़े हैं। लेमर्ट जो है, लेमर्ट लेबलिंग थ्योरी से जुड़े हैं। इरविंग गॉफमैन भूमिका दूरी की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सोशल स्ट्रक्चर शब्द का सबसे प्रथम बार उपयोग किसने किया? टालकाट पार्सन, हर्बर्ट स्पेंसर, AR रेडक्लिफ ब्राउन या ब्रोनिस्लाव मलिनोवस्की। तो सबसे पहले किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। स्पेंसर ने समाज की तुलना एक मानव शरीर से किया, ह्यूमन बॉडी जिससे किया। ये सावयव सिद्धांत से जुड़े हैं। जीवित जीव, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से समाज की तुलना करते हैं और बताया कि जैसे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं वो मिलकर संरचना बनाते हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं, वैसे ही समाज की जो इकाइयां हैं, चाहे संस्थाएं हैं, समूह हैं, समुदाय है, परिवार है, विवाह, ये सारी चीजें मिलकर समाज का निर्माण करती हैं। स्पेंसर ही वह प्रारंभिक विचारक थे जिन्होंने समाजशास्त्र में संरचनात्मक दृष्टिकोण की नींव रखी थी। तो टालकाट पार्सन की बात करें तो वो जुड़े हैं सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन और फंक्शनलिज्म थ्योरी से। सोशल स्ट्रक्चर का सबसे प्रथम बार उपयोग हर्बर्ट स्पेंसर। टालकाट पार्सन सोशल एक्शन से जुड़े हैं। सोशल एक्शन से जुड़े हुए एक और समाजशास्त्री हैं, कौन? मैक्स वेबर। तो टालकाट पार्सन सोशल एक्शन और फंक्शनलिज्म से जुड़े हैं। रेडक्लिफ ब्राउन संरचनात्मक प्रकार्यवाद से, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी से जुड़े हुए हैं। इस शब्द के प्रथम प्रणेता नहीं थे ये, लेकिन इससे जुड़े हुए हैं। और ब्रोनिस्लाव मलिनोवस्की बायोसाइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म से जुड़े हैं, व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद। स्पेंसर की बात करें तो हम लोगों ने बात की सावयवी सादृश्यता, ऑर्गेनिज्मिक एनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। सामाजिक मूल्य क्या है? सोशल वैल्यू क्या है? नीतिपरक आदर्श, विश्वास, नियम या मानदंड। तो नीतिपरक जो सामाजिक मूल्य है, सोशल वैल्यू है, वो क्या है? एक तो नीतिपरक आदर्श हैं, वो प्रतिमान है,
और मानदंड हैं बाकी विश्वास क्या है, वो फेथ है, नियम एक सामान्य रूल भी हो सकता है, एसओपीज हो सकते हैं। तो नियम उस सामाजिक मूल्य सोशल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आइए समझते हैं। सामाजिक मूल्य क्या है? किसी समाज के प्रचलित लक्ष्य, नीतिपरक आदर्श, ऐसे व्यापक मानदंड होते हैं जिनके द्वारा समाज के लोग वस्तुओं, घटनाओं या व्यवहारों का मूल्यांकन करते हैं। यह बताता है कि क्या अच्छा है, क्या उचित है। समाज में उचित और अनुचित का डिसीजन इन्हीं सामाजिक मूल्य सोशल वैल्यूज के आधार पर होता है। आप अपने आसपास देखते होंगे कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, ये उचित है। पर समाज में बहुत सारी अनुचित चीजें हैं, तो ये कौन बताता है? ये जो समाज के मूल्य हैं, सोशल वैल्यूज हैं, उन्हीं के आधार पर डिसाइड होता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। भूमिका और परिस्थिति के संदर्भ में आपको सही कथन चुनना है। भूमिका और परिस्थिति, रोल और सेट के संदर्भ में सही कथन चूज करिएगा। भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक स्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। भूमिका वह कार्य है, तब रोल इज द एक्ट जिसे एक व्यक्ति, एक पर्सन प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप, मतलब स्टेटस के अनुरूप संपन्न करता है। क्या ये कथन सही है? तो हाँ, सही है। हर परिस्थिति के अनुसार अलग अलग भूमिकाएं होती है, उस परिस्थिति के अनुसार जिस भूमिका का सेट उसको मिलता है उसका वो प्रतिपादन करता है। भूमिका और परिस्थिति में कोई संबंध नहीं है। जैसा कि हमने पढ़ा, परिस्थिति ही डिसाइड करती है कि आपकी भूमिका क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो कथन 2 है वो गलत है, केवल एक सही। तो राल्फ लिंटन के अनुसार परिस्थिति समाज में व्यक्ति का पद या स्थान है, जबकि भूमिका है उस पद से जुड़ा व्यवहारिक पहलू या कार्य है। परिस्थिति क्या है? संस्थागत पद। भूमिका क्या है? उससे जुड़े व्यवहारिक कार्य या डायनेमिक्स। ये बात आप याद रखिएगा। भूमिका वह कार्य है जो परिस्थिति के अनुरूप किया जाता है। परिस्थिति के बिना भूमिका हो ही नहीं सकती, भूमिका के बिना परिस्थिति अधूरी है। और रॉल्फ लिंटन की पुस्तक द स्टडी मैन में सबसे पहले इन्होंने परिस्थिति और भूमिका का व्यवस्थित अध्ययन किया था। यहाँ तक आप समझ गए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी बाह्य व्यक्ति पर संदेह करना है। किसी बाह्य व्यक्ति कौन है? जैसे हम किसी समूह में, किसी जाति में या घर में रह रहे हैं, किसी कंपनी में रह रहे हैं, तो उसका जो बाहर का व्यक्ति जो वहां से नहीं जुड़ा है, एक्सटर्नल। तो किसी बाह्य व्यक्ति पर संदेह करना है जिसमें किसी व्यक्ति का अपना स्वयं की संस्कृति के आधार पर दूसरे व्यक्ति की संस्कृति का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब क्या होता है कि हम अपने कल्चर के आधार पर किसी और के कल्चर का तुलनात्मक विश्लेषण या मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। उसको क्या कहते हैं? आत्मसातकरण, निजाति केंद्रित, निजाति शास्त्र या प्रजातिवाद। तो इसको क्या कहेंगे? निजाति केंद्रित, एथनोसेंट्रिज्म। आइए समझते हैं एथनोसेंट्रिज्म, निजाति केंद्रित या स्वजाति केंद्रवाद क्या है। तो क्या है? वह प्रवृत्ति जिसमें व्यक्ति अपनी ही संस्कृति, रीति रिवाज और मूल्यों को श्रेष्ठ मानता है और उसी पैमाने पर अन्य संस्कृतियों का मूल्यांकन या आलोचना करता है। ये है स्वजाति केंद्रवाद, जिसमें आप अपने कल्चर को श्रेष्ठ मानते हैं, उसी के आधार पर अन्य कल्चर का आप तुलनात्मक मूल्यांकन करते हैं। W.G. समनर इससे जुड़े हैं। W.G. समनर, जिन्होंने इन ग्रुप और आउट ग्रुप की अवधारणा दिया, जिसमें पक्षपात पूर्ण मनोवृत्तियों को समझाने के लिए सबसे पहले इस पद का प्रयोग किया था। कौन? W.G. समनर। आत्मसातकरण क्या है? जब एक अल्पसंख्यक समूह बहुसंख्यक संस्कृति में पूरी तरह घुल मिल जाता है। निजातीय शास्त्र क्या है? एथनोग्राफी क्या है? या विभिन्न संस्कृतियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। प्रजातिवाद क्या है? प्रजातिवाद रेस के आधार पर, प्रजाति के आधार पर जब हम भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तब आता है रेसिज्म, प्रजातिवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद, कल्चरल रिलेटिविज्म और एथनोसेंट्रिज्म दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऐसा है कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। भूमिका दूरी, रोल डिस्टेंस की बात हो रही है। रोल डिस्टेंस हम लोग अभी पढ़े भी
तो रोल डिस्टेंस की अगर बात हो रही है तो इससे जुड़े हुए कौन हैं? टी.एम. न्यूकॉम्ब, जे. बर्नार्ड, डी.जे. लेविंसन या इरविंग गॉफमैन। तो भूमिका दूरी से जुड़े हैं इरविन गॉफमैन, जो कि अभिनय शास्त्रीय उपागम से समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है रोल डिस्टेंस या भूमिका दूरी। इरविन गॉफमैन ने भूमिका दूरी रोल डिस्टेंस की अवधारणा प्रस्तुत की। इसका तात्पर्य उन क्रियाओं से है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी औपचारिक भूमिका और अपने स्वयं के बीच की एक स्पष्ट दूरी या अलगाव प्रदर्शित करता है। मतलब इंटेंशनली जानबूझकर अपनी औपचारिक भूमिका, मतलब उसके जो फॉर्मल रोल है किसी परिस्थिति के साथ, और अपने स्वयं के बीच एक स्पष्ट दूरी या अलगाव प्रदर्शित करता है। मतलब एक गैप, एक डिस्टेंस जो है महसूस कराता है जानबूझकर। तो गॉफमैन जो है ड्रामाटर्जिकल पर्सपेक्टिव अपने शास्त्रीय उपागम से जुड़े हैं। यह बताया गया है कि व्यक्ति कभी कभी यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी पहचान सिर्फ उस भूमिका तक सीमित नहीं है जो वह निभा रहा है, सेल्फ है, और ये रोल डिस्टेंस है। ये इरविंग गॉफमैन ड्रामाटर्जी से जुड़े हुए। न्यूकॉम्ब का मॉडल ABX मॉडल संचार संदर्भ समूह के लिए जाने जाते हैं। संचार न्यूकॉम्ब ABX मॉडल और संचार संदर्भ समूह के लिए जाने जाते हैं। बर्नार्ड विवाह और परिवार के समाजशास्त्र से जुड़े हैं। लेविंसन वयस्क विकास के सिद्धांत से एडल्ट डेवलपमेंट से जुड़े हैं। लेविंसन जो है वयस्क विकास के सिद्धांत से जुड़े हैं, एडल्ट डेवलपमेंट से जुड़े हैं। तो ड्रामाटर्जी में गॉफमैन कहते हैं कि अभिनेता अपनी असल जिंदगी जो सेल्फ है और नाटक के चरित्र रोल के बीच की जो दूरी रखता है वही भूमिका दूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये दो लिस्ट है, उसमें एक तरफ कुछ अवधारणा है, दूसरी तरफ उससे रिलेटेड स्कॉलर है, आपको मैच करना है। सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति के प्रकट तथा अप्रकट तत्व, अधिवैयक्तिक तथा अधिसावयवी। तो सांस्कृतिक विलंबना की बात आएगी, कल्चरल लैग की बात आएगी, बात होगी ऑकबर्न की। संस्कृति जो है वो पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये कहते हैं हर्स्कोविट्स। संस्कृति के प्रकट तथा अप्रकट तत्व की जब बात होगी तो ये है क्लूखॉन। बाकी अधिवैयक्तिक तथा अधिसावयवी की बात क्रोबर करते हैं। तो सही मैचिंग क्या होगा? सही मैचिंग होगा ए, 4 2 3 1। आइए आगे चलते हैं। आप देख लीजिएगा विलंबना से जुड़े हैं ऑकबर्न। पर्यावरण जो कॉन्सेप्ट था वो हर्स्कोविट्स से जुड़ा हुआ है। प्रकट तथा अप्रकट एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्लूखॉन से जुड़े हैं। अधिवैयक्तिक तथा अधिसावयवी सुपर ऑर्गेनिक की जो बात होती है वो क्रोबर की। आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उत्कृष्टता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी? उत्कृष्टता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? सेंट साइमन, पीरे बोर्दियू, रॉबर्ट के मर्टन या इमाइल दुर्खिम। तो किसने दी है? पीरे बोर्दियू। क्वेश्चन नंबर 8, पीरे बोर्दियू। आइए समझते हैं। उत्कृष्टता की संस्कृति कल्चर ऑफ डिस्टिंक्शन की अवधारणा फ्रांसीसी समाजशास्त्री पीरे बोर्दियू से जुड़ी है। अपनी पुस्तक डिस्टिंक्शन 1979 में, इनकी जो पुस्तक है डिस्टिंक्शन 1979 में उन्होंने बताया कि कैसे समाज के उच्च वर्ग अपनी सांस्कृतिक रुचियों और ज्ञान, जो कि कल्चरल कैपिटल कह सकते हैं, सांस्कृतिक पूंजी कह सकते हैं, तो कैसे जो उच्च वर्ग है अपनी सांस्कृतिक रुचियों और ज्ञान का उपयोग खुद को दूसरों से श्रेष्ठ या डिस्टिंक्ट दिखाने के लिए कार्य करते हैं। तो उत्कृष्टता की संस्कृति जो है क्या है? कल्चरल कैपिटल से जुड़ा है। जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो कल्चरल कैपिटल का इस्तेमाल करके अपने आप को बाकियों से विशिष्ट डिस्टिंक्टिव दिखाने की कोशिश करते हैं, उत्कृष्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। यही है उत्कृष्टता की संस्कृति, कल्चर ऑफ डिस्टिंक्शन बाय पीरे बोर्दियू। इनकी पुस्तक का नाम है डिस्टिंक्शन। बाकी सेंट साइमन समाजशास्त्र के संस्थापक विचारों में से एक हैं। औद्योगिक समाज पर इनका काम है। रॉबर्ट के मर्टन मिडिल रेंज थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, मध्य सीमा सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, भूमिका समुच्चय के लिए, भूमिका संघर्ष के लिए, भूमिका प्रतिमान के लिए जाने जाते हैं। मिडिल रेंज थ्योरी रॉबर्ट के मर्टन से जुड़ा हुआ है। इमाइल दुर्खिम सोशल फैक्ट और
सुसाइड से जुड़े हुए हैं। तो पीरे बोरदेव के अनुसार जो रुचि है, टेस्ट है, प्राकृतिक नहीं होती बल्कि यह वर्ग आधारित निर्मित होती है। तो कल्चरल कैपिटल, हैबिटस और डिस्टिंक्शन, ये बात करते हैं पीरे बोरदेव। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक समूह का उदाहरण है? कौन जो है सेकेंडरी ग्रुप है, विद्यालय, परिवार, गांव या मित्रों का समूह। तो द्वितीयक क्या है, आप लोग आंसर करिएगा। तो इसमें जो द्वितीयक समूह है वो क्या है? विद्यालय। बाकी परिवार, मित्रों का समूह, गांव, CH कूले के अनुसार प्राथमिक समूह में आएंगे। समाजशास्त्र में द्वितीयक समूह सेकेंडरी ग्रुप में वे बड़े और औपचारिक, फॉर्मल, ये याद रखिएगा, वे बड़े औपचारिक और अव्यक्तिगत समूह मतलब इम्पर्सनल समूह, जहां सदस्यों के बीच संबंध लक्ष्य उन्मुख मतलब गोल ओरिएंटेड और विशिष्ट और अप्रत्यक्ष होते हैं। तो ये समझ गए। विद्यालय क्या है? एक औपचारिक संस्था है। यहाँ संबंध मुख्य रूप से जो शिक्षा है, शिक्षा के उद्देश्य से लोग जुड़े हैं। इसमें क्या होती है? फॉर्मेलिटी होती है, औपचारिकता होती है, यह द्वितीयक समूह है। परिवार की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण प्राइमरी ग्रुप होती है फैमिली। गांव क्या है? यह समुदाय है जो प्राथमिक संबंधों पर आधारित समूह का उदाहरण है। मित्रों का समूह पीयर ग्रुप, यह भी घनिष्ठ और आमने सामने के संबंधों वाला प्राथमिक समूह है। तो प्राथमिक क्या है? जहां पर घनिष्ठ संबंध हो, जो फॉर्मल ना होकर, औपचारिक ना होकर अनौपचारिक हो, इनफॉर्मल हो, जैसे परिवार, मित्र। सेकेंडरी क्या है? जिसमें फॉर्मल रिलेशन हो, जैसे विद्यालय हो गया, किसी कारपोरेट के आप कंपनी के सदस्य हैं, वहाँ एम्प्लॉई हैं। तो ये सारी चीज क्या है? जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, फॉर्मल रूल्स हैं, वहाँ पे कोई गोल ओरिएंटेड ग्रुप है, वो क्या है? औपचारिक संबंध उद्देश्य आधारित होते हैं, जैसे विद्यालय, निगम, कॉर्पोरेशन, ये सारी चीजें। ऐसा है कि ये आप समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सरल समाजों में किस प्रकार की सामाजिक एकता पाई जाती है? सरल समाजों में किस प्रकार की सामाजिक एकता पाई जाती है? सामाजिक एकता, स्वावयवी एकता, यांत्रिक एकता या तकनीकी एकता, ये एमाइल दुर्खीम के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो सही होगा वो है मैकेनिकल सॉलिडरिटी या यांत्रिक एकता। जो सरल समाज, आदिम समाज है, वहाँ पे कौन सी एकता पाई जाएगी? मैकेनिकल सॉलिडरिटी। और मॉडर्न जो सोसाइटी है उसमें ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, स्वावयवी एकता। एमाइल दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1983, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में बताया कि जो सरल समाज है, जो पारंपरिक समाज है, जो आदिम समाज है, उसमें आंतरिक एकता, मैकेनिकल सॉलिडरिटी पाई जाती है। यह एकता, समानता और सामूहिक चेतना और एक जैसे विश्वासों पर आधारित होती है। जो सरल समाज है उनमें श्रम विभाजन, जो डिवीजन ऑफ लेबर है, वो कम है, जिससे होमोजेनिटी होती है और यांत्रिक एकता पाई जाती है, मैकेनिकल सॉलिडरिटी पाई जाती है। जो आधुनिक दुनिया है वो जटिल समाज है, उसमें श्रम विभाजन ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा मात्रा में दिखाई देगा। ये क्या है? डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी, यहाँ पे स्वावयवी एकता पाई जाएगी, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी पाई जाएगी। ऐसा है कि समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संदर्भ समूह का अर्थबोध है? रेफरेंस ग्रुप, संदर्भ समूह। एक समूह जो सामाजिक सुधार करता है, एक समूह जो दूसरे से संघर्ष करता है, एक समूह जो दूसरे समूह पर दबाव डालता है, या एक समूह जो दूसरे समूह के तौर तरीकों और जीवन शैली का अनुकरण करता है। तो जो डी ऑप्शन है वही सही होगा। संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप वह समूह है जो दूसरे समूह के तौर तरीके, लाइफ स्टाइल, जीवन शैली का अनुकरण करता है, उसको रेफरेंस ग्रुप कहते हैं, संदर्भ समूह कहते हैं। जो ऑप्शन डी है वो क्या है? सही है। तो संदर्भ समूह वह समूह जिसका व्यक्ति सदस्य तो नहीं होता परंतु उसके जैसा बनने की आकांक्षा रखता है। जैसे कोई एक ग्रुप है, उसकी जीवन शैली आपको अट्रैक्ट करती है, कोई भी हो गया, चाहे ब्यूरोक्रेटिक के ग्रुप हैं, चाहे अभिनेताओं के समूह हैं। तो ऐसे कोई समूह है जिनकी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली आपको अट्रैक्ट करती है, आप उसका हिस्सा तो नहीं है पर उसके जैसा बनना चाहते हैं। क्या हो गया? रेफरेंस ग्रुप।
तो अंतः समूह, इन ग्रुप और संदर्भ समूह दो अलग अलग चीज है। इन ग्रुप क्या है? वर्तमान सदस्यता, करंट मेंबरशिप, जिस समूह के सदस्य होते हैं। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? भविष्य की आकांक्षा, फ्यूचर एस्पायरेशन, इम्यूलेशन। तो सटीक, क्योंकि संदर्भ समूह का मूल आधार दूसरे समूह की जीवन शैली और मूल्यों का अनुकरण मतलब इम्यूलेशन है, अतः संदर्भ समूह सही अर्थ है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सीमांत व्यक्ति मार्जिन मैन की बात कौन करता है? एस.सी. दुबे, रॉबर्ट पार्क, एफ.जी. बेली या वाई सिंह। तो मार्जिन मैन, सीमांत व्यक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? आप लोग आंसर करिए। सीमांत व्यक्ति का सबसे प्रथम उपयोग रॉबर्ट पार्क ने किया है। रॉबर्ट पार्क अर्बन जो स्टडी है नगरीय समाजशास्त्र से जुड़े हुए हैं। तो सीमांत व्यक्ति, मार्जिनल मैन, वह है जो दो भिन्न संस्कृतियों के बीच जीवन व्यतीत करता है। ये है संस्कृति ए, ये है संस्कृति बी। इसके ट्रांजिशन जोन में जो व्यक्ति है वह है क्या? सीमांत व्यक्ति, मार्जिन मैन। यह अवधारणा सर्वप्रथम रॉबर्ट पार्क और बाद में स्टोन क्विस्ट द्वारा विकसित किया गया। रॉबर्ट पार्क ने उन व्यक्तियों का वर्णन करने के लिए यह शब्द गढ़ा जो अपने समूह के मूल्यों को जीते हुए भी पराये समूह के मूल्यों को आंतरिक रूप से स्वीकार करते हैं। ये है मार्जिन मैन, सीमांत व्यक्ति की अवधारणा। ग्राफ से भी आप समझ गए होंगे। रॉबर्ट, बात एस.सी. दुबे की करें, वो इंडियन विलेज के स्टडी के लिए प्रसिद्ध है। समीरपेट गांव का अध्ययन किया था। एफ.जी. बेली राजनीतिक समाजशास्त्र से, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। वाई सिंह भारतीय ट्रेडिशन, भारतीय परंपराओं के आधुनिकीकरण से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। संदर्भ समूह व्यवहार, रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? रॉबर्ट के मर्टन या तथा पी.वी. यंग, कूले और हाइमन, यंग और कूले, हाइमन तथा रॉबर्ट के मर्टन। तो किसने संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किया? तो ए.एच. हाइमन तथा रॉबर्ट के मर्टन। ए.एच. हाइमन तथा रॉबर्ट के मर्टन। संदर्भ समूह की अवधारणा का उद्भव और उसका विस्तृत सैद्धांतिक ढांचा दो अलग अलग चरणों में विकसित हुआ। ए.एच. हाइमन, जिनकी बुक है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, में सर्वप्रथम प्रयोग किया संदर्भ समूह का। रॉबर्ट के मर्टन इस अवधारणा का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण करते हैं। मतलब सबसे पहले जो टर्म संदर्भ समूह है उसको कॉइन किया हाइमन, पर बाद में उस शब्द का जो थ्योरेटिकल एक्सपेंशन हुआ उसको करते हैं रॉबर्ट के मर्टन। ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। पर संस्कृति ग्रहण का प्रमुख कारण क्या है? पर संस्कृति ग्रहण का प्रमुख कारण क्या है? सांस्कृतिक संपर्क, संस्कृति का हस्तांतरण, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। अगर बात पर संस्कृति ग्रहण की करें तो पर संस्कृति ग्रहण का जो कॉन्सेप्ट है कि दूसरे के कल्चर को, दूसरे के लाइफ स्टाइल को एडॉप्ट करना पर संस्कृति ग्रहण है। तो सांस्कृतिक संपर्क सही है और संस्कृति का हस्तांतरण ये भी सही है। जो ऑप्शन सी है ए और बी दोनों वही सही होगा। आइए समझते हैं। पर संस्कृति ग्रहण एक कल्चरेशन वह प्रक्रिया जहां एक संस्कृति अपनी इच्छा या दबाव से दूसरी संस्कृति के तत्वों को ग्रहण करती है। संस्कृति ए, संस्कृति बी, तो दोनों संस्कृतियों के बीच क्या होता है? सांस्कृतिक संपर्क आएगा। अगर संपर्क नहीं आएगा तो दोनों एक दूसरे के कल्चर से अवगत ही नहीं होंगे तो पर संस्कृति ग्रहण तो होगा नहीं। तो पर संस्कृति ग्रहण के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जो भौगोलिक समीपता या सांस्कृतिक संपर्क, कल्चरल कनेक्टिविटी, जिससे क्या होगा? तत्वों का आदान प्रदान होगा, फिर हस्तांतरण होगा, एक कल्चरेशन, पर संस्कृति ग्रहण। ऐसा है कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। निम्नांकित में से किसने परिस्थिति को, स्टेटस को आधारभूत परिस्थिति और प्रभावी परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया? आंसर करिएगा। निम्नांकित में से किसने परिस्थिति को
आधारभूत परिस्थिति, प्रभावी परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है। तो टालकाट पार्सन, रॉबर्ट बिरस्टीड, किंग्सले डेविस या रॉबर्ट के मर्टन। तो कौन है, आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। तो परिस्थिति को आधारभूत परिस्थिति, प्रभावी परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत करने वाले जो विचारक हैं वो हैं रॉबर्ट के मर्टन। रॉबर्ट के मर्टन की बात करें तो इन्होंने परिस्थिति प्रतिमान स्टेटस सेट की बात की है। उसके अंतर्गत जो इस परिस्थितियां हैं उनका सूक्ष्म वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। मर्टन ने व्यक्ति की सामाजिक परिस्थितियों को 3 विशिष्ट रूपों में बांटा है। क्या? आधारभूत परिस्थिति, प्रभावी परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति। बेसिक स्टेटस, डोमिनेंट स्टेटस और कंट्रोलिंग स्टेटस। तो ये है मर्टन का परिस्थिति वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किसने सोशलाइजेशन या समाजीकरण की जो विवेचना है वो जेनेसिस वंशानुगत तथा टेलिसिस पर्यावरण के आधार पर की है? F.H. गिडिंग्स, L.F. वार्ड, C.H. कूले या मीड। सोशलाइजेशन या समाजीकरण की विवेचना जेनेसिस वंशानुगत और टेलिसिस पर्यावरण के आधार पर कौन करता है? आंसर करिएगा। तो कौन करता है? L.F. वार्ड। आइए समझते हैं। L.F. वार्ड ने सामाजिक विकास और समाजीकरण की प्रक्रिया को 2 शक्तियों में विभाजित किया। वार्ड ने स्पष्ट किया जेनेसिस जो कि प्राकृतिक और स्वतः स्फूर्त विकास है, जबकि टेलिसिस मानव के उद्देश्यपूर्ण और योजनाबद्ध पर्यावरणीय प्रयास का परिणाम है। तो L.F. वार्ड जो है सोशलाइजेशन को जेनेसिस और टेलिसिस के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। जेनेसिस क्या है? हेरिडेटरी है, इसका स्वतः विकास होता है, सुई जनरिस या स्पॉन्टेनियस ग्रोथ होता है, और ये प्राकृतिक है, नेचुरल शक्ति है। टेलिसिस है पर्यावरण, योजनाबद्ध और मानवीय उद्देश्य, पर्पजफुल, प्लान्ड और एनवायरनमेंट। ऐसा है कि समझ गए होंगे। गिडिंग्स की बात करें तो वो कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड से जुड़े हैं, सजातीय चेतना की से जुड़े हैं, सजातीयता की चेतना से जुड़े हैं, कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड से जुड़े हैं। मीड जो है आई और मी के सिद्धांत से जुड़े हैं, मैं और मुझे के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। श्रोतागण, बस यात्री, श्रोतागण ऑडियंस, श्रोतागण, बस यात्री तथा फुटबॉल मैच देख रहे लोगों का समूह क्या है? सहयोगी समूह, समुच्चय या सामाजिक समूह, या इनमें से कोई नहीं। 17 क्वेश्चन आंसर करिएगा। तो क्या है? ये एक समुच्चय है। क्या है? एक समुच्चय है। कैसे? आइए समझते हैं। समुच्चय का मतलब होता है एग्रीगेशन का मतलब होता है क्वासी ग्रुप, अर्ध समूह। समुच्चय का मतलब एग्रीगेशन मतलब क्वासी ग्रुप, अर्ध समूह। व्यक्तियों का ऐसा संकलन है जो एक ही समय और स्थान पर भौतिक रूप से मौजूद होते हैं, परंतु उनमें कोई मीनिंगफुल इंटरेक्शन नहीं होती है, अर्थपूर्ण अंतःक्रिया नहीं होती है। मतलब जो समुच्चय है केवल भौतिक निकटता होती है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है, कोई मीनिंगफुल इंटरेक्शन नहीं होता है। सामाजिक समूह तब बनता है जब फिजिकल प्रॉक्सिमिटी के साथ साथ पारस्परिक अंतःक्रिया होती है, म्यूचुअल इंटरेक्शन होती है, तब जाके सामाजिक समूह बनता है, सोशल ग्रुप बनता है। तो समुच्चय जो एग्रीगेशन और सामाजिक समूह दोनों में अंतर समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। निम्नांकित में प्राथमिक समूह की कौन सी विशेषताएं हैं? प्राइमरी ग्रुप की बात हो रही है। प्राथमिक समूह की कौन सी विशेषताएं हैं? सशक्त पहचान, साहचर्य का अविशेषीकृत चरित्र, प्रतिस्पर्धा और तार्किक संबंध। तो क्या प्राथमिक समूह में तार्किक संबंध होता है? तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या प्राथमिक समूह में प्रतिस्पर्धा होती है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सशक्त पहचान और साहचर्य का अविशेषीकृत चरित्र, जो फर्स्ट और 2 है वो जहां तक सही रहेगा। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो सही रहेगा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें।
तो जो प्राथमिक समूह है, प्राइमरी ग्रुप है, C.H. कूले की अवधारणा है। इसके कुछ जो विशेषताएं हैं, एक तो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, सदस्यों की कम संख्या, अधिक आत्मीयता, हाई इंटीमेसी, वी फीलिंग की बात होती है, और सिमिलरिटी इन गोल्स, उद्देश्य में समानता। तो सशक्त पहचान, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी और अविशेषीकृत साहचर्य, अनस्पेशलाइज कैरेक्टर प्राथमिक समूह के मूल तत्व हैं, जबकि तार्किक संबंध ये प्राथमिक समूह का विशेषता नहीं है, और प्रतिस्पर्धा भी। तो ऑप्शन ए सही होगा। इस क्वेश्चन में विकल्प में जो आयोग ने माना था डी, वो गलत था। अगर आप देखेंगे तो पहला और दूसरा ही सही है, और ये प्राथमिक समूह के कुछ विशेषताएं हैं, आप लोग याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया? आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स, कूले, मीड या सिगमंड फ्रॉयड? तो किसने दिया? C.H. कूले ने आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया है। C.H. कूले, आइए समझते हैं। C.H. कूले ने आत्मदर्पण, लुकिंग ग्लास, सेल्फ की बात करते हैं। C.H. कूले इनके अनुसार समाज एक दर्पण के रूप में कार्य करता है जिसमें व्यक्ति अपनी छवि देखता है। कूले का मानना था कि व्यक्ति का जो स्व है, सेल्फ है, दूसरों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर विकसित होता है। तो समाज को दर्पण की तरह माना। लुकिंग ग्लास, सेल्फ की बात की C.H. कूले ने। तो क्या होता है? गर्व या हीन की भावना जो होती है, सबसे पहले मैं दूसरों को कैसा देखता हूं, ये प्रेजेंटेशन है, उससे एक परसेप्शन बनेगा, अनुमान बनेगा, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और जिसके रिएक्शन में आप या तो प्राउड फील करेंगे या तो लो फील करेंगे। मतलब अपने आप के बारे में यह अनुमान लगाना कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। पॉजिटिव सोच रहे हैं तो हम प्राउड फील करते हैं, निगेटिव सोच रहे हैं तो हम क्या फील करते हैं? लो फील करते हैं, या हीन की भावना आती है। यही है C.H. कूले का आत्मदर्पण का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स संघर्ष सिद्धांत, क्लास कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े हैं। मीड जो है आई और मी के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, जो कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के दृष्टिकोण से, पर्सपेक्टिव से जुड़े हुए हैं। फ्रॉयड इड, ईगो और सुपर ईगो की बात करते हैं। ऐसा है कि ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 लिखिएगा। ये दो सूची है, आप लोगों को मिलाना है। ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। प्रजातीय सिद्धांत, व्यवसायिक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत और आदिम संस्कृति का सिद्धांत। प्रजातीय सिद्धांत से कौन जुड़ा था? रिजले। कौन? रिजले। व्यवसायिक सिद्धांत से कौन जुड़ा था? नेस्फील्ड। धार्मिक सिद्धांत से कौन जुड़ा था? हुकार्ट। आदिम संस्कृति, प्रिमिटिव कल्चर के सिद्धांत से जुड़े थे हट्टन। आइए समझते हैं। तो जाति, उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ कास्ट को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग आधारों पर समझाया था। रिजले जो है प्रजाति से, नेस्फील्ड व्यवसाय से, हुकार्ट धर्म से, हट्टन आदिम संस्कृति से। ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है? कल्चर की जो सबसे छोटी इकाई, बिल्डिंग ब्लॉक है, वो क्या है? संस्कृति, लक्षण, मूल्य, आदर्श या प्रथा। संस्कृति, लक्षण, मूल्य, आदर्श या प्रथा। तो संस्कृति की जो सबसे छोटी इकाई क्या है? वो है संस्कृति लक्षण। वो है क्या है? संस्कृति लक्षण। आइए समझते हैं। संस्कृति लक्षण जो कि कल्चरल ट्रेट, संस्कृति की सबसे छोटी, अविभाज्य और बुनियादी इकाई है। जिस प्रकार किसी भौतिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है, उसी प्रकार संस्कृति का निर्माण सांस्कृतिक लक्षणों से होता है, कल्चरल ट्रेट से होता है। तो क्रोबर के अनुसार जब संस्कृति को उसके सूक्ष्मतम भाग में तोड़ा जाता है तो अंतिम तत्व संस्कृति लक्षण ही बचता है। किसके अनुसार? क्रोबर के अनुसार। तो सबसे बेसिक परमाणु या एटम जो है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है कल्चर का, वो क्या है? कल्चरल ट्रेट्स। कल्चरल ट्रेट्स से बनता है संकुल या कॉम्प्लेक्स। उसके बाद एट लास्ट बनते हैं प्रतिमान या पैटर्न। ये आप समझ गए होंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्रदत्त परिस्थिति किसके आधार पर होती है? सामाजिक
सांस्कृतिक मूल्यों पर, योग्यता पर, आय पर या सभी पर। तो प्रदत्त प्रसिद्धि जो एस्क्राइब्ड स्टेटस है वो किसके आधार पर होती है? तो अगर बात एस्क्राइब्ड स्टेटस की होती है तो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर होती है। आइए समझते हैं। प्रदत्त प्रसिद्धि जो एस्क्राइब्ड स्टेटस है वो समाज द्वारा प्रदत्त होता है, जो जन्म, जाति या लिंग के आधार पर होता है। मतलब आप जिस जाति में जन्म ले लिए तो कुछ आपके जो स्टेटस है ऑलरेडी डिसाइड हो जाते हैं समाज द्वारा, जेंडर बेस्ड भी होता है। अगर अर्जित प्रसिद्धि की बात करें तो आप अपने इंटेलेक्ट, मेधा और अपने हार्डवर्क से, अपने स्किल से, अपने मेरिट से अचीव करते हैं शिक्षा, आय और व्यवसाय। तो राल्फ लिंटन ने द स्टडी ऑफ मैन में प्रसिद्धि को दो भागों में बांटा, एस्क्राइब्ड और अचीव्ड, प्रदत्त और अर्जित। प्रदत्त प्रसिद्धि वह है जो समाज द्वारा व्यक्ति को जन्म से या बिना प्रयास के दे दी जाती है या पूरी तरीके से समाज के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों पर, परंपराओं पर निर्धारित होती है। योग्यता पर आधारित वो अर्जित प्रसिद्धि है। आइए आगे चलते हैं। 23 निम्नलिखित में से कौन सी प्रदत्त प्रसिद्धि नहीं है? आपको बताना है कौन सा एस्क्राइब्ड स्टेटस नहीं है। आयु, लिंग, शिक्षा, नातेदारी। तो जो शिक्षा है वो अपनी मेहनत से करते हैं, ये अचीव्ड स्टेटस है, तो ये प्रदत्त प्रसिद्धि में नहीं आएगा। ये एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, हम कई बार पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। किसने समाज को मिलिटेंट और औद्योगिक में वर्गीकृत किया? किसने समाज को मिलिटेंट और औद्योगिक में वर्गीकृत किया? डार्विन, वेबर, मर्टन, स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 24। तो किसने किया? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को मिलिटेंट और औद्योगिक में वर्गीकृत किया। आइए समझते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास, सोशल एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया, जिसमें समाज को दो ध्रुवों में बांटा है। एक क्या है? एक है सैनिक समाज, मिलिटेंट सोसाइटी, जिसमें अनिवार्य सहयोग की बात करते हैं। दूसरा है औद्योगिक समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसमें स्वैच्छिक सहयोग की बात करते हैं। तो जो मिलिटेंट सोसाइटी है उसमें कंपलसरी कोऑपरेशन है, अनिवार्य सहयोग है। जो इंडस्ट्रियल है वो वॉलंटरी है, स्वैच्छिक सहयोग है। स्पेंसर ने ही डार्विनवाद से प्रेरित होकर समाजशास्त्र में यह स्पष्ट वर्गीकरण प्रस्तुत किया। डार्विन क्या है? जीव विज्ञान में उद्विकास के लिए जाने जाते हैं, समाजशास्त्र में नहीं। वेबर सत्ता और अथॉरिटी और ब्यूरोक्रेसी के लिए प्रसिद्ध है। मर्टन मिडिल रेंज थ्योरी, मध्य सीमा के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। पूर्वभाषी समाजीकरण का अर्थ क्या है? पूर्वभाषी समाजीकरण क्या है? अज्ञात भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, भावी भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, निश्चित भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, व्यावसायिक भूमिका के लिए समाजीकरण। तो पूर्वभाषी जो समाजीकरण है वो क्या है? वो है भावी भूमिकाओं के लिए समाजीकरण। भावी भूमिकाओं के लिए समाजीकरण आइए समझते हैं। पूर्वभाषी समाजीकरण, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, जिसकी अवधारणा रॉबर्ट के मर्टन ने दी, का अर्थ है भविष्य में प्राप्त होने वाली भूमिका या समूह की सदस्यता के लिए पहले से अभ्यास करना। ये प्रेजेंट स्टेट में है आप, ये रेफरेंस ग्रुप है जहां आप जाना चाहते हैं, या रेफरेंस ग्रुप है और उसके लिए आप अभी से तैयारी करते हैं। तो एंटीसिपेटेड सोशलाइजेशन की जो बात है वो यही है। बाकी अज्ञात भूमिका और निश्चित भूमिका, व्यावसायिक भूमिका वो अलग चीज है। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। भूमिका को बुनियादी भूमिका, सामान्य भूमिका और स्वतंत्र भूमिका, इन तीन प्रकारों में किसने विभाजित किया? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िएगा और आंसर करिएगा। भूमिका को बुनियादी भूमिका, सामान्य भूमिका एवं स्वतंत्र भूमिका, इन तीन प्रकारों में किसने विभाजित किया? SF नाडेल, R लिंटन, JH फिक्टर या M बेंटन। तो किसने किया है? तो इसमें AM बेंटन सही आंसर होगा। आइए समझते हैं। माइकल बेंटन ने भूमिकाओं का स्पष्ट वर्गीकरण तीन श्रेणियों में, बुनियादी, बेसिक, सामान्य जनरल और स्वतंत्र इंडिपेंडेंट के आधार पर किया। क्या क्या? बुनियादी, सामान्य और स्वतंत्र, बेसिक, जनरल और इंडिपेंडेंट। बाकी नॉडेल इन्होंने भूमिका पर विस्तृत कार्य किया, लेकिन यह विशिष्ट वर्गीकरण उनका नहीं है। लिंटन परिस्थिति के गतिशील पहलू के रूप में भूमिका को परिभाषित किया। फिक्टर इनका यह विशिष्ट त्रिस्तरीय विभाजन नहीं है। तो जो सही आंसर है वो M बेंटन, माइकल बेंटन।
उपलब्धि, स्व अनुशासन और व्यक्तिवाद जो कार्य उन्मुखता में सहायक हो वह किस प्रकार के समाजों को दर्शाता है? उपलब्धि, स्व अनुशासन और व्यक्तिवाद जो कार्य उन्मुखता में सहायक हो वह किस प्रकार के समाजों को दर्शाता है? उन्नत समाज, लोक समाज, कृषक समाज या छोटा समाज? क्वेश्चन नंबर 27 आंसर करिएगा। तो ये जो विशेषताएं हैं वो एक उन्नत समाज की विशेषताएं हैं, एक उन्नत समाज की विशेषताएं जिसमें उपलब्धि, अचीवमेंट, स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन और इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद की बात होती है। आइए समझते हैं। उन्नत या आधुनिक समाज जो एडवांस सोसाइटी है उसकी मुख्य विशेषताएं तर्क संगतता, रेशनैलिटी, विशेषज्ञता और व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म और उपलब्धि होती है। जो फोक कल्चर है वो कलेक्टिविज्म पर बात करता है, लेकिन जो मॉडर्न और एडवांस सोसाइटी है वो बात करती है किस पे? वो बात करती है इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद और अचीवमेंट पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेगा। बहुनिर्जातीय समाज ने निर्जातीय एकीकरण के कौन से 3 प्राथमिक प्रतिमानों को अपनाया है? बहुनिर्जातीय समाज में निर्जातीय एकीकरण के कौन से 3 प्राथमिक प्रतिमानों को अपनाया है? पर संस्कृति ग्रहण, एकल्चरेशन, आत्मसात्करण, एसिमिलेशन, सलाद कटोरी प्रारूप, सलाद बाउल मॉडल, घरिया, मेल्टिंग पॉट या सांस्कृतिक बहुलवाद। तो क्वेश्चन नंबर 28 आंसर करिएगा तो कौन सा होगा? बहुनिर्जातीय समाज ने निर्जातीय एकीकरण के कौन से 3 प्राथमिक प्रतिमानों को अपनाया है? तो एक है आत्मसात्करण, आत्मसात्करण, घरिया, मेल्टिंग पॉट और सांस्कृतिक बहुलवाद। तो जो डी ऑप्शन है वो सही है। कैसे, आइए समझते हैं। मल्टी एथनिक सोसाइटी, बहुनिर्जातीय समाज में जो एकीकरण है, जो इंटीग्रेशन है के 3 क्लासिकल समाजशास्त्री मॉडल हैं, आत्मसात्करण, मेल्टिंग पॉट और सांस्कृतिक बहुलवाद। तो एसिमिलेशन, आत्मसात्करण क्या है? मतलब ए बी सी मिलकर ए बन जाते हैं, ये है एसिमिलेशन। मेल्टिंग पॉट क्या है? ए बी सी मिलके डी एक नया प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ए में ही बी और सी मिल जा रहे हैं, एसिमिलेशन है। मेल्टिंग पॉट क्या है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू डी एक नया समाज या बनाते हैं। प्लूरलिज्म, बहुलवाद, मतलब ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी, मतलब उस समाज में सारे निजातीय या सारे संस्कृतियां एग्जिस्ट करती हैं, ना कोई नया बनाती हैं, ना ही एक ही संस्कृति में सब का विलय हो जाता है। तो ये तीनों अलग अलग हैं, एसिमिलेशन, मेल्टिंग पॉट और प्लूरलिज्म। आइए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक बदलाव का अग्रदूत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक बदलाव का अग्रदूत नहीं है? आप लोगों को आंसर करना है। तो अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क, सांस्कृतिक अनुकूलन, क्रांति या सांस्कृतिक लक्षण का प्रसार। तो सांस्कृतिक बदलाव का अग्रदूत कौन सा नहीं है? सांस्कृतिक अनुकूलन। बाकी क्रांति, सांस्कृतिक लक्षण का प्रसार और अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क जो है ये सांस्कृतिक बदलाव के अग्रदूत हैं ना। सांस्कृतिक बदलाव, कल्चरल चेंज तब होता है जब नए विचार या संपर्क संस्कृति के मूल ढांचे में परिवर्तन लाते हैं। जो सांस्कृतिक अनुकूलन है, कल्चरल एडॉप्टेशन है, वो बदलाव लाने वाला कार्य नहीं है, बल्कि बदलाव के बाद स्थिरता स्थापित करने की प्रक्रिया है ना। यह बदलाव शुरू करने वाला अग्रदूत नहीं है, ये बदलाव हो जाने के बाद प्ले में आता है। बाकी जो संपर्क है, कांटेक्ट है, क्रांति है, प्रसार है, ये तीनों सीधे तौर पर सांस्कृतिक व्यवस्था के परिवर्तन से जुड़े हुए हैं। एक तरीके से इनको कैटलिस्ट कहा जा सकता है। आप समझ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? सोरोकिन, मैक्स वेबर, पेरेटो, ऑगबर्न। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? तो किसने दी है? ऑगबर्न ने। किसने?
ऑकबर्न ने। आइए समझते हैं। W.F. ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में संस्कृति को दो भागों में विभाजित किया। एक है भौतिक जो मूर्त वस्तुएं हैं और दूसरा है अभौतिक जो अमूर्त तत्व जैसे धर्म और मूल्य। ये मटेरियल भौतिक है जो दिखाई दे रहा है ना, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या है? भौतिक संस्कृतियां हैं। गाड़ी, मोटर, कपड़ा, ये सारी चीजें जो हमने विकसित किया है जिसका फिजिकल प्रेजेंस है। एक है नॉन मटेरियलिस्टिक अभौतिक जैसे कल्चर, रिलीजन, मूल्य, प्रतिमान, प्रथा, ये सारी चीजें क्या है? अभौतिक। इन्हीं के बीच में जो गैप होता है उसी को बाद में कल्चरल लैग की बात करते हैं ऑकबर्न। तो ऑकबर्न अभौतिक संस्कृति का यह स्पष्ट वर्गीकरण ऑकबर्न का मौलिक योगदान है जिन्होंने सांस्कृतिक विलंबन कल्चरल लैग के सिद्धांत का आधार है। तो भौतिक परिस्थितियां, जो भौतिक संस्कृति है वो इतना आगे चले जाती है, जो अभौतिक संस्कृति है वो उसके सापेक्ष में पीछे रह जाती है और इसके बीच में जो गैप बनता है उसी को सांस्कृतिक विलंबना या कल्चरल लैग कहते हैं। सोरोकिन संस्कृति को चेतनात्मक, भावात्मक और आदर्शात्मक में बांटा। सोरोकिन ने संस्कृति को चेतनात्मक, भावात्मक और आदर्शात्मक में बांटा। वेबर प्रोटेस्टेंट एथिक्स की बात करते हैं जिसे आधुनिक पूंजीवाद के उदय में सहायक कारक के रूप में देखते हैं। पैरेटो अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की बात करते हैं। सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स की बात करते हैं। आशा है कि ये समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। किस समाजशास्त्री ने संस्कृति को भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के रूप में विभक्त किया? जस्ट अभी पहले हमने पढ़ा है। तो किसने किया है? तो ऑकबर्न ने किया है। किसने किया है? ऑकबर्न किया है। प्रीवियस क्वेश्चन में इसका एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। इसमें कुछ अगर देखें तो मालिनोवस्की जो है आवश्यकता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नीड्स से जुड़े हैं। हर्शकोविच सांस्कृतिक सापेक्षवाद से जुड़े हैं, कल्चरल रिलेटिविज्म से जुड़े हैं। और टॉयलर जो ने संस्कृति की सबसे पहली वैज्ञानिक और विस्तृत परिभाषा दी थी, ये भी टॉयलर। तो मालिनोवस्की, हर्शकोविच और टॉयलर किससे जुड़े हैं ये भी आपको पता हो गया। ऑकबर्न कल्चरल लैग से जुड़े हैं, भौतिक और अभौतिक संस्कृति के रूप में इनका वर्गीकरण है। हम लोग आगे चलते हैं। 32 समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? फ्रॉयड, कूले, जॉनसन और मीड। तो 32 क्वेश्चन में आप देखेंगे तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो कि सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से जुड़े हैं, जो कि मैं और मुझे की बात करते हैं। G.H. मीड ने सेल्फ के विकास को समझने के लिए मैं, आई और मुझे, मी की अवधारणा दी। मैं व्यक्ति का जैविक असामाजिकृत पहलू है, जबकि मुझे जो है वो सामाजिक रूप से चेतन पहलू है। व्यक्ति स्वयं को दूसरों की निगाहों से देखना सीखता है, जिसे मीड ने मुझे या सामाजिक स्व कहा है। मैं और मुझे की जो अंतःक्रिया से पूर्ण स्व का निर्माण होता है। मतलब आई प्लस मी इक्वल टू सेल्फ। आई क्या है? वो अपरिष्कृत या जैविक चीज जिस पर जो समाज का या सोशल का इम्पैक्ट नहीं है, वह असामाजिकृत है। जबकि जो मी है वो सामाजिक रूप से चेतन पहलू है। और जब दोनों मिल जाते हैं, आई और मी, तब मिलके बनता है स्व, सेल्फ का विकास होता है। फ्रॉयड ईड, ईगो और सुपर ईगो से जुड़े हैं। कूले आत्मदर्पण दर्शन, लुकिंग ग्लास, सेल्फ से जुड़े हैं। आगे क्वेश्चन 33 देखते हैं। सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता है। सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता क्या है? शारीरिक सामीप्य, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, स्तरीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन, समुदाय या संस्था। तो सामाजिक समूह की जो मौलिक विशेषता है आप लोगों को बताना है। तो क्या है? फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। सामाजिक समूह के निर्माण के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अर्थपूर्ण अंतःक्रिया आवश्यक है, मीनिंगफुल इंटरेक्शन आवश्यक है। वहीं शारीरिक सामीप्य, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, इस अंतःक्रिया को संभव बनाने वाले सबसे प्राथमिक और मौलिक विशेषता में है। तो मतलब सबसे पहले तो लोग शारीरिक समीप आएंगे तभी तो इंटरेक्शन करेंगे। बाकी स्तरीकरण क्या है? स्तरीकरण हायरार्की है, समाज को ऊंच नीच क्रम में बांटना है, एक श्रेणी है। समुदाय क्या है? एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें
वी फीलिंग होती है, हम की भावना होती है। संस्था क्या है? नियमों कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है, व्यक्तियों का समूह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। प्रत्याशित समीकरण समाजीकरण मतलब एंटीसिपेटेड सोशलाइजेशन की अवधारणा किसने दी? एच.एम. जॉनसन, पार्सन, मर्टन या कूले? ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं। रॉबर्ट के मर्टन कहते हैं एंटीसिपेटेड सोशलाइजेशन की, प्रत्याशित समाजीकरण की। वर्तमान स्थिति में ये है और भविष्य की भूमिका का हम पूर्वाभ्यास करते हैं, जिसे प्रत्याशित समाजीकरण कहते हैं। टालकाट पार्सन सोशल सिस्टम के सिद्धांत से जुड़े हैं, सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत से जुड़े हैं। कूले प्राइमरी ग्रुप लुकिंग ग्लास सेल्फ से जुड़े हुए हैं, आप दोनों पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया? संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया? क्वेश्चन नंबर 35। तो किसने किया? सोरोकिन ने। इंद्रिय परक, विचारात्मक और आदर्शात्मक, आइए समझते हैं। पितृम सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, इनकी पुस्तक का नाम है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, में संस्कृति को 3 रूपों में बांटा। एक है इंद्रिय परक सेंसेट, दूसरा है विचारात्मक आइडिएशनल और तीसरा है आदर्शात्मक आइडियलिस्टिक। क्या क्या? इंद्रिय परक, आदर्शात्मक और विचारात्मक। सोरोकिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एक पेंडुलम की तरह कार्य करता है, एक पेंडुलम की तरह कार्य करता है। इंद्रिय परक मतलब जो भौतिकवादी हैं, जो सेंसेट हैं, और विचारात्मक जो आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल जो है वो कल्चर, इनके बीच झूलता रहता है और इन दोनों के जो मध्य संतुलित अवस्था है वो क्या है? आइडियल। वो क्या है? आइडियल। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। किसने सामाजिक समूहों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है? सांख्यिकीय समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, समिति संबंधी समूह। आंसर करिएगा। किसने सामाजिक समूहों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है? सांख्यिकीय समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह और समिति संबंधी समूह। किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बिरस्टीड, एन.एम. जॉनसन या मैकाइवर एवं पेज। तो किसने किया है? आंसर करिएगा। तो रॉबर्ट बिरस्टीड का ये क्लासिफिकेशन है। आइए समझते हैं। रॉबर्ट बिरस्टीड ने सामाजिक संबंधों, चेतना और संगठन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर समूहों को 4 श्रेणियों में बांटा। उनकी पुस्तक है द सोशल ऑर्डर, जिसमें सांख्यिकी, स्टैटिस्टिकल, सहयोगी सोसाइटल और सामाजिक सोशल और समिति एसोसिएशनल समूह का स्पष्ट वर्गीकरण किया। तो सांख्यिकी के अलावा सहयोगी और क्या है? सामाजिक। इस तरीके से ये 4 तरीके का क्लासिफिकेशन देते हैं रॉबर्ट बिरस्टीड। मैकाइवर एवं पेज, इन्होंने समूहों को क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय आधारों, समुदाय और समिति के मुख्य रूप से विश्लेषित किया है। किंग्सले डेविस जो है सामाजिक संरचना पर कार्य किया है इन्होंने, और विशिष्ट 4 स्तरीय वर्गीकरण पर नहीं किया है। तो ये सोशल स्ट्रक्चर पर बात करते हैं किंग्सले डेविस। तो ये 4 वर्गीकरण है सामाजिक संबंधों का चेतना, संगठन और की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, सांख्यिकी, सहयोगी और सामाजिक और समिति संबंधी। ये है क्लासिफिकेशन रॉबर्ट बिरस्टीड का, जिनकी पुस्तक है द सोशल ऑर्डर। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में किसने मनुष्य समूहों का प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में वर्गीकरण किया? जो ह्यूमन ग्रुप्स हैं, मानव समूह है, उसका क्लासिफिकेशन प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप में कौन किया? C.H. कूले, G.H. मीड, रॉल्फ डेरेनडार्फ और कार्ल मार्क्स। तो किसने किया? आंसर करिएगा। तो 37 क्वेश्चन। तो किसने किया? C.H. कूले ने। तो C.H. कूले, चार्ल्स हर्टन कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा प्रस्तुत की। कूले के अनुसार प्राथमिक समूहों में आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होते हैं और वो अनौपचारिक होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं।
जबकि द्वितीयक संबंध दूरस्थ होते हैं और औपचारिक होते हैं, मतलब उसमें घनिष्ठता की अभाव होता है, आमने सामने के संबंध का अभाव होता है, और वो औपचारिक होते हैं, फॉर्मल होते हैं, जैसे राजनीतिक दल, स्कूल, निगम, कॉरपोरेशन, ये सारी चीजें हैं ना, जो उद्देश्य परक होते हैं, किन्हीं उद्देश्यों के आधार पर बने हुए होते हैं, जिसमें वी फीलिंग कम होता है, हम की भावना का अभाव होता है। मीड का स्व सेल्फ के विकास का सिद्धांत है, जो कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से जुड़े हैं। आई प्लस मी इक्वल टू सेल्फ की बात करते हैं। डेहरेनराफ समाजशास्त्र में संघर्ष सिद्धांत, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के विचारक हैं, जिनको हम लोग पढ़ेंगे आगे। मार्क्स जो है वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। हार्वर्ड पी बेकर का पवित्र समाज, हार्वर्ड पी बेकर का जो सेक्रेड सोसाइटी है, पवित्र समाज है, निम्नलिखित में किसके समकक्ष है? टॉनिज के गेमिनसॉफ्ट के दुर्खिम के सावयवी सुदृढ़ता से, या टॉनिज के गेसलसॉफ्ट से, या रेडक्लिफ ब्राउन के नगर समाज से? क्वेश्चन नंबर 38 आप लोग आंसर करिएगा। तो टॉनिज के गेमिनसॉफ्ट से, टॉनिज के गेमिनसॉफ्ट से के समकक्ष है पवित्र समाज हार्वर्ड पी बेकर का। आइए समझते हैं। हार्वर्ड पी बेकर का जो पवित्र समाज है, सेक्रेड सोसाइटी है, एक ऐसा पारंपरिक समाज है जो धर्म, प्रथाओं और गैर तर्कसंगतता द्वारा शासित होता है, यह बदलाव का विरोध करता है। फर्दिनांड टॉनिज ने गेमिनसॉफ्ट समुदाय भी एक पारंपरिक, घनिष्ठ और अनौपचारिक ग्रामीण समाज का प्रतिनिधित्व करता है। टॉनिज का जो गेसलसॉफ्ट है वो आधुनिक मॉडर्न जो शहर है, जो समितियां होती हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। लेविस की गरीबी की संस्कृति, लेविस की गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किस अध्ययन पर आधारित है? मैक्सिकन के 5 परिवार, अमेरिका के 5 परिवार, फ्रांस के 5 परिवार, या भारत के 5 परिवार? तो किसके अध्ययन पर आधारित है ऑस्कर लेविस ने? तो ऑस्कर लेविस ने मैक्सिकन के 5 परिवार के अध्ययन पर गरीबी की संस्कृति की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। आइए समझते हैं। ऑस्कर लेविस ने गरीबी की संस्कृति, कल्चर ऑफ पॉवर्टी की प्रसिद्ध अवधारणा अपनी पुस्तक 5 फैमिलीज मैक्सिकन केस स्टडीज इन द कल्चर ऑफ पॉवर्टी में दी थी। उन्होंने मैक्सिको के मलिन बस्तियों के 5 परिवारों का गहन अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि गरीबी सिर्फ आर्थिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह मूल्यों और व्यवहारों की एक उप संस्कृति है, एक सब कल्चर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। मतलब ये गरीबी का एक चक्र है। लेविस का जो मुख्य क्षेत्रीय कार्य था, फील्ड वर्क था, वो मैक्सिको और प्यूर्टो रिको तक ही सीमित था। अमेरिका, फ्रांस या भारत पर इनका अध्ययन नहीं है। आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। प्रत्येक पीढ़ी पुराने फैशन की हंसी उड़ाती है, परंतु नए का समर्पित भाव से अनुसरण करती है। यह उदाहरण है सांस्कृतिक विलंबन का, सांस्कृतिक सापेक्षिकता का, सामयिक केंद्रीयता का, या पीढ़ीगत प्रसार का। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। प्रत्येक पीढ़ी पुराने फैशन की हंसी उड़ाती है, परंतु नए का समर्पित भाव से अनुसरण करती है। यह जो सिद्धांत है, यह लाइन है, यह उदाहरण है सामयिक केंद्रीयता का, सामयिक केंद्रीयता का। सामयिक केंद्रीयता क्या है? टेम्पोरल सेंट्रिज्म। टेम्पोरल सेंट्रिज्म वह प्रवृत्ति है जिसमें कोई पीढ़ी अपने वर्तमान समय के मानकों को सबसे श्रेष्ठ मानती है और अतीत या भविष्य की पीढ़ियों को अपने पैमाने से तौलती है। ये क्या है? सामयिक केंद्रीयता या टेम्पोरल सेंट्रिज्म। फैशन व्यक्ति को 2 तरह से प्रभावित करता है, समाज के अनुरूप ढलने की इच्छा और नवीनता की इच्छा, और पुरानी पीढ़ी के फैशन की हंसी उड़ाना और बिना सोचे समझे सिर्फ वर्तमान फैशन को सर्वश्रेष्ठ मानना। यही क्या है? सामयिक केंद्रीयता का सटीक उदाहरण। सांस्कृतिक विलंबन क्या है? जब भौतिक संस्कृतियों से अभौतिक संस्कृतियां पिछड़ जाती हैं तो जो गैप है वही सांस्कृतिक विलंबन है। सांस्कृतिक सापेक्षिकता क्या है? किसी संस्कृति को उसी के मानकों के आधार पर समझने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये है कल्चरल रिलेटिविज्म। इसमें इवैल्यूएशन नहीं होता है, जैसे वो संस्कृति है उन्हीं के मानकों के आधार पर उनको समझना। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने समाजीकरण के सिद्धांत में भूमि
अन्य की प्रासंगिकता की चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 41। तो किसने की है? G.H. मीड। G.H. मीड। G.H. मीड। तो ये क्या है? G.H. मीड एक शब्द की बात करते हैं, क्या? सामान्यीकृत अन्य। सामान्यीकृत अन्य। सामान्यीकृत अन्य। तो इससे कौन जुड़े हैं? G.H. मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जो कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से आते हैं। आई और मी का सिद्धांत है, आई प्लस मी जब मिलते हैं तो स्व का विकास होता है। ये बात करते हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जिसमें सामान्यीकृत अन्य की बात करते हैं। आइए समझते हैं। G.H. मीड ने अपने सामाजिक व्यवहारवाद, सोशल बिहेवियरिज्म के सिद्धांत में जनरलाइज्ड अदर, ये सामान्यीकृत अन्य है, आप लोग लिख लीजिएगा, सामान्यीकृत अन्य। सामान्यीकृत अन्य, जनरलाइज्ड अदर की अवधारणा दी है। व्यक्ति समाज के दृष्टिकोण, अपेक्षाओं और मानदंडों को आत्मसात करके ही अपने स्व का निर्माण करता है। मतलब जो स्व है, एक तो मैं जो कि सहज स्वभाव है, और मुझे जो कि सामान्यीकृत अन्य है, सामाजिक अपेक्षाएं हैं। ऐसा है कि समझ गए होंगे। बालक को सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही स्वयं का बोध होता है। दूसरे व्यक्तियों की भूमिकाओं को ग्रहण करने, रोल टेकिंग की क्षमता को मीड ने सामान्यीकृत अन्य कहा। सामान्यीकृत अन्य कहा, ठीक, सामान्यीकृत अन्य कहा। बाकी कूले का आत्मदर्पण दर्शन, लुकिंग ग्लास, सेल्फ का सिद्धांत, फ्रॉइड का ईड, ईगो, सुपर ईगो, और अगर जॉनसन की बात करें तो सामाजिकरण को भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया मानते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। समाजीकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत। समाजीकरण, सोशलाइजेशन की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया है? फ्रॉइड, W.I. थॉमस, H.M. जॉनसन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसने दिया है? तो W.I. थॉमस। W.I. थॉमस। आइए समझते हैं कैसे। स्थिति की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ द सिचुएशन, W.I. थॉमस द्वारा दिया गया एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। इसके अनुसार मनुष्य किसी स्थिति पर उसके वस्तुनिष्ठ स्वरूप के आधार पर नहीं, बल्कि उसके व्यक्तिपरक जो सब्जेक्टिव अर्थ है के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। फिर से पढ़िएगा। जो स्थिति की परिभाषा है, डिफिनेशन ऑफ द सिचुएशन है, W.I. थॉमस द्वारा की एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। वो क्या कहता है कि इसके अनुसार मनुष्य किसी स्थिति पर उसके वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव स्वरूप है के आधार पर नहीं, बल्कि उसके व्यक्तिपरक जो सब्जेक्टिव मीनिंग है उसके आधार पर प्रतिक्रिया करता है। थॉमस के अनुसार यदि मनुष्य स्थितियों को वास्तविक रूप में परिभाषित करते हैं तो वे अपने परिणामों में वास्तविक होते हैं। ये थॉमस थ्योरम है। क्या? यदि मनुष्य स्थितियों को, सिचुएशन को वास्तविक रूप में परिभाषित करते हैं, एज इट इज डिफाइन करते हैं, तो अपने परिणामों में वास्तविक होते हैं। यह है थॉमस थ्योरम। स्थिति का प्रत्यक्षीकरण, व्यक्तिगत परिभाषा और वास्तविक व्यवहार या परिणाम। आइए हम लोग आगे चलते हैं। एक देख लीजिएगा, स्वसाधक भविष्यवाणी, सेल्फ फुलिंग प्रोफेसी, ये किसका है? ये है मर्टन का सिद्धांत। ये है मर्टन का सिद्धांत, ये भी याद रखिए। क्या? स्वसाधक भविष्यवाणी या सेल्फ फुलिंग प्रोफेसी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। एक प्रख्यात विद्वान जिन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसात्मीकरण एवं सांस्कृतिक पारेषण को पर्याप्त महत्व देते हैं। एक प्रख्यात विद्वान जिन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसात्मीकरण एवं सांस्कृतिक पारेषण को पर्याप्त महत्व देते हैं, वो कौन है? सेरिफ एवं सेरिफ, H.M. जॉनसन, किम्बॉल यंग या ब्रूम एवं सेल्जेनिक। तो कौन है? आंसर करिएगा। तो किम्बॉल यंग की बात हो रही है। किम्बॉल यंग, आइए समझते हैं। किम्बॉल यंग का मानना था कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज की जो संस्कृति है उसको सीखता है और अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाता है। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें
व्यक्ति समाज से संस्कृति के जो एलिमेंट हैं उनको सीखता है और अपने पर्सोना, अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाता है। तो संस्कृति के आधार पर सामाजिकरण, सोशलाइजेशन की बात करते हैं किम्बॉल यंग। उन्होंने इस प्रक्रिया के 2 स्तंभ बताए। एक है कल्चरल ट्रांसमिशन, सांस्कृतिक पारेषण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृतियों का हस्तांतरण। दूसरा है कल्चरल एसिमिलेशन, सांस्कृतिक आत्मसात्मीकरण, व्यक्ति द्वारा उसे ग्रहण करना। अब देखिए सामाजिक संस्कृति है, समाज की संस्कृति है, सबसे पहले उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरण होगा। उसके बाद जो है ये व्यक्ति द्वारा उसको आत्मसात किया जाएगा। ये 2 बात करते हैं। कौन करता है? किम्बॉल यंग। ये क्या है? ट्रांसमिशन फनेल। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। समाज एक सामान्य पद है। समाज एक सामान्य पद है। वह व्यक्ति जिन्होंने इसे इंगित किया उनका नाम क्या है? MF अब्राहम, रेमंड एरोन, योगेश अटल या आंध्र बितेई। तो कौन है? योगेश अटल। समाज एक सामान्य पद है, ये किसका कहना है? योगेश अटल का। आइए समझते हैं। प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री योगेश अटल के अनुसार समाज एक सामान्य पद है। सोसाइटी इज जनरल टर्म। उनका तर्क है कि समाज एक अत्यधिक अमूर्त और व्यापक अवधारणा है। जब हम एक समाज कहते हैं तो एक विशिष्ट समूह को दर्शाता है, परंतु केवल समाज कहते हैं तो सामाजिक संबंधों के अमूर्त और सामान्य जाल को इंगित करता है। तो जब हम समाज कहते हैं वो क्या है? अमूर्त है, सामाजिक संबंधों के जाल को, परंतु एक समाज सोसाइटी की बात करते हैं तो वह मूर्त है और विशिष्ट लोगों के समूह को इंगित करता है। ये बात करते हैं कौन? योगेश अटल। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। जनरीतियां, रूढ़ियां और प्रथाएं हैं। जनरीतियां, रूढ़ियां और प्रथाएं हैं। मूल्य, मानदंड, संस्कार, अनुष्ठान या नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 45। तो क्या है? जनरीतियां, रूढ़ियां, प्रथाएं क्या हैं? ये मानदंड हैं। आइए समझते हैं। सामाजिक मानदंड, सोशल नॉर्म, समाज द्वारा स्वीकृत वे नियम हैं जो मानव व्यवहार को निर्देशित करते हैं। ये क्या है? जनरीतियां, रूढ़ियां, प्रथाएं। इसे सामाजिक मानदंड के विभिन्न प्रकार हैं। इन सभी का उद्देश्य मानव व्यवहार को उचित या अनुचित ठहराना और सामाजिक नियंत्रण बनाए रखना था। ये सामूहिक रूप से क्या कहलाएंगे? मानदंड या नॉर्म्स। कानून क्या है? कानून है फॉर्मल, औपचारिक दंड। बाकी रूढ़ियां मजबूत नैतिक नियम, प्रथाएं स्थापित आदतें और जनरीतियां हल्की सामाजिक अपेक्षाएं। आप समझ गए। वैल्यू क्या है? वैल्यू है अमूर्त आदर्श होते हैं, जबकि मानदंड उन मूल्यों को प्राप्त करने के नियम हैं। संस्कार या नैतिकता क्या है? ये मानदंड के बहुत ही विशिष्ट या व्यक्तिगत दार्शनिक हिस्से हैं जो संपूर्णता में जनरीतियों, रूढ़ियों को परिभाषित नहीं करता है। तो जनरीतियां, प्रथाएं और रूढ़ियां क्या है? वो क्या है? सोशल नॉर्म, सामाजिक मानदंड। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह नहीं है? आपको बताना है कौन सेकेंडरी ग्रुप नहीं है। श्रमिक संघ, बैंक, विश्वविद्यालय या परिवार। श्रमिक संघ, बैंक, विश्वविद्यालय और परिवार। तो द्वितीयक समूह कौन सा नहीं है? तो परिवार द्वितीयक समूह नहीं है। परिवार जो है वो प्राथमिक समूह में आएगा। प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह के पहले भी विशेषताएं पढ़ चुके हैं। ये प्राथमिक समूह इनफॉर्मल, अनौपचारिक होगा, घनिष्ठ संबंध होगा, वी फीलिंग होगी। उदाहरण के लिए परिवार, पड़ोस, मित्रों का समूह। द्वितीयक समूह क्या है? औपचारिक है, फॉर्मल है, उद्देश्य आधारित है, बैंक, विश्वविद्यालय, श्रमिक संघ ये है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक समूह की संकल्पना का विकास किया? एडवर्ड सिल्स, ऑकबर्न एवं निम्नकाफ, C.H. कूले या एरिक फ्रॉम। ये पहले भी कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राइमरी ग्रुप की जब भी बात आएगी तो C.H. कूले उस अवधारणा का प्रतिपादन किए हैं। कूले के प्राथमिक समूह में परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस ये तीनों आएंगे। इनकी जो पुस्तक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले उसमें प्राथमिक समूह की संकल्पना का प्रयोग किया था। इसकी विशेषताएं भी हमको पता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। भौतिक संस्कृति में निम्न में से क्या प्रधान है? जो भौतिक संस्कृति है, जो मटेरियलिस्टिक कल्चर है, उसमें क्या प्रधान है? धर्म और नैतिकता, विज्ञान और तकनीकी, प्रथा और परंपरा, लोकरीति। तो भौतिक संस्कृतियों में जो कोर है, सेंटर है, वो क्या है? विज्ञान और तकनीकी, साइंस और टेक्नोलॉजी। यही तो है जो अपने आसपास जो भौतिक संस्कृतियां देख रहे हैं वो टेक्नोलॉजी और तकनीकी की ही डेरिवेटिव हैं या उनका उत्पादन है।
तो विज्ञान और तकनीकी ना। भौतिक क्या है? मूर्त हैं, जिनका फिजिकल प्रेजेंस है, जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अभौतिक क्या है? नॉर्म्स हैं, मूल्य हैं, जो आपके रिलीजन है, ये सारी चीजें जिन्हें हम समाज में छू नहीं सकते, जिनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है, अभौतिक। ये वर्गीकरण किसने दिया था? ऑगबर्न ने संस्कृति के दो भाग बताए, मटेरियल और नॉन मटेरियल। आशा है कि समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे चलते हैं। 49 सहप्रसविता कॉवर्ट की प्रथा निर्दिष्ट करती है यौन स्वच्छंदता को, बच्चे के जन्म से संबंधित असूचिता को, पति द्वारा गर्भधारण के मिथ्याभ्यास को, मृत पत्नी की बहन से विवाह को। क्वेश्चन नंबर 49 ये पिछले चैप्टर में भी देख चुके हैं। ऐसा है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जो सी ऑप्शन है, पति द्वारा गर्भधारण का मिथ्याभ्यास है सहप्रसविता। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। अप्पादुरई ने वैश्विक संस्कृति को समझने हेतु 3 पदों को प्रयुक्त किया है, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें सम्मिलित नहीं है? अप्पादुरई ने वैश्विक संस्कृति को समझने के लिए 3 पदों का प्रयोग किया, तो उनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? इकोनोस्कोप, एथनोस्कोप, टेक्नोस्कोप और मीडियास्कोप। क्वेश्चन नंबर 50। तो अप्पादुरई के जो 3 पद है उसमें उन्होंने किसका प्रयोग नहीं किया है? तो उन्होंने एक इकोनोस्कोप का प्रयोग नहीं किया है, बाकी एथनोस्कोप, टेक्नोस्कोप और मीडियास्कोप का प्रयोग किया है। आइए समझते हैं। अर्जुन अप्पादुरई ने वैश्विक संस्कृति के प्रवाह को समझाने के लिए स्केप्स परिदृश्य की अवधारणा दी। इसका परिदृश्य की, तो स्केप्स की बात आएगी अब। तो अर्जुन अप्पादुरई जो कि वैश्विक संस्कृति, ग्लोबल कल्चर के प्रवाह को समझने के लिए स्केप्स अवधारणा, परिदृश्य की अवधारणा दी। उन्होंने मुख्य रूप से 5 प्रकार के परिदृश्यों की पहचान की। कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछा था, तो जो है ये आप देखिए, वैश्वीकरण के जो प्रवाह के 5 स्केप्स हैं वो क्या हैं? टेक्नोस्केप, एथनोस्केप और फिनास्केप और आइडियोस्कोप और मीडियास्केप। मतलब टेक्नोस्केप, एथनोस्कोप स्केप और फिनास्केप, आइडियास्केप और मीडियास्केप ये शामिल है। बाकी जो पहला ऑप्शन है वो सम्मिलित नहीं है, इकोनोस्केप। आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। संस्कृति सारभाग की अवधारणा किसने दी है? संस्कृति सारभाग की अवधारणा किसने दी है? जूलियन स्टीवार्ट, ग्रेबनर, इलियट या लिंटन? तो संस्कृति सारभाग की अवधारणा किसने दी है? जूलियन स्टीवार्ट। आइए हम समझते हैं। संस्कृति सारभाग, कल्चरल कोर की अवधारणा जूलियन स्टीवार्ट ने दी है। यह संस्कृति के उन मौलिक तत्वों को दर्शाता है जो समाज के निर्वाह और आर्थिक व्यवस्था से सबसे अधिक जुड़े हैं। स्टीवर्ट का मानना था कि पर्यावरण और तकनीकी मिलकर संस्कृति सारभाग का निर्माण करते हैं जो बाकी सांस्कृतिक ढांचे को प्रभावित करता है। मतलब जो आपका एनवायरनमेंट है और जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है? कल्चरल कोर को निर्मित कर रहा है, और कल्चरल कोर से बाकी जो द्वितीयक सांस्कृतिक विशेषताएं हैं वो निर्मित हो रही हैं। तो कल्चरल कोर या सांस्कृतिक सारभाग की अवधारणा जूलियन स्टीवार्ट की है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय संस्कृति के विश्लेषण में मार्ग संप्रत्यय का प्रयोग किसने किया? योगेंद्र सिंह, डी.एन. मजूमदार, नीरा देसाई या एल.पी. विद्यार्थी? तो किसने किया? तो डी.एन. मजूमदार। आइए समझते हैं। भारतीय संस्कृति के विश्लेषण में मार्ग संप्रत्यय का प्रयोग डी.एन. मजूमदार ने किया है। मजूमदार एक प्रमुख भारतीय मानव विज्ञानी थे जिन्होंने भारतीय जनजातियों और ग्रामीण संस्कृति के अध्ययन में विशिष्ट वैचारिक उपकरणों का प्रयोग किया। तो मार्ग की अवधारणा से जुड़े हैं डी.एन. मजूमदार। योगेंद्र सिंह परंपरा का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन से जुड़े हैं योगेंद्र सिंह। एल.पी. विद्यार्थी जुड़े हैं पवित्र संकुल से, सेक्रेड कॉम्प्लेक्स से, पवित्र संकुल से।
आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। ग्रीन के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा समाज के अस्तित्व के लिए इतना आवश्यक है कि उसका उल्लंघन गंभीर दंड का कारण बनता है? प्रथाएं, लोकरीतियां, रूढ़ियां या परिपाटी? तो कौन सा सबसे सख्त है? तो क्या है, रूढ़ियां जो हैं, जो मोर्स हैं, वो सबसे क्या है, जिनके उल्लंघन में गंभीर दंड कारण बनता है। आइए समझते हैं। ग्रीन के अनुसार लोकाचार या रूढ़ियां जो मोर्स हैं समाज के अस्तित्व के लिए इतनी आवश्यक है कि उनका उल्लंघन गंभीर दंड का कारण बनता है। जो रूढ़ियां हैं, जो मोर्स हैं, समाज की गहरी नैतिक भावनाओं से जुड़ी होती हैं। यह केवल आदत नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण के लिए अनिवार्य मानी जाती हैं। लोक रीतियां, इनकी हल्की आलोचना चल जाती है। प्रथाएं सामाजिक दबाव है, पर जो रूढ़ियां हैं, मोर्स हैं, वो गंभीर दंड हैं। मतलब रूढ़ियों को इग्नोर नहीं किया जा सकता इस तरीके से। तो ये सेवेरिटी ग्रेडियंट है, मतलब कि जो इम्पोर्टेंस है, सेवेरिटी है, उसका ये ग्रेडियंट है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। रेडफील्ड द्वारा बताई गई लोक समाज की अवधारणा किसका उदाहरण नहीं है? रेडफील्ड द्वारा बताई गई लोक समाज की अवधारणा इसका एक उदाहरण नहीं है। आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 54। तो अपेक्षाकृत छोटा पृथक्कृत समाज, अपेक्षाकृत छोटा पृथक्कृत समाज, लौकिक समाज, सजातीय समाज, समूह एकता के भाव से ओतप्रोत समाज। तो आंसर करिएगा। रेडफील्ड द्वारा बताई गई जो फोक सोसाइटी है, लोक समाज की अवधारणा, किसका उदाहरण नहीं है? आंसर करिएगा। तो लौकिक समाज का उदाहरण नहीं है। आइए समझते हैं कैसे। जो रेडफील्ड ने फोक सोसाइटी, लोक समाज की बात की है, उसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक ऐसा समाज जो अपेक्षाकृत छोटा है, मतलब स्मॉल है, पृथक्कृत है, मतलब स्कैटर्ड है, पृथक्कृत है, निरक्षर है, इलिटरेट है, सजातीय तथा समूह एकता के प्रगाढ़ भाव से ओतप्रोत है। मतलब होमोजेनिटी है, सामूहिक एकता के प्रगाढ़ भाव से ओतप्रोत है। तो लोक समाज क्या है? छोटा है, सजातीय है, पृथक्कृत है। अगर लौकिक या नगरीय समाज की बात करें तो वो बड़ा है, विजातीय है, तार्किक है। तो दोनों में जो अंतर है, लौकिक समाज या नगरीय समाज और लोक समाज, दोनों में जो अंतर है आप समझ गए होंगे। तो लौकिक समाज क्या है? सेकुलर और अर्बन सोसाइटी है, जो ज्यादा रेशनल है, आधुनिक और जटिल समाज की विशेषता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। एक समूह में 7 व्यक्तियों द्वारा कितने युग्मिक संबंध की संरचना होगी? एक समूह में 7 व्यक्तियों द्वारा कितने युग्मिक संबंधों की रचना होगी? क्वेश्चन नंबर 55। तो कितने होगी? 7, 11, 14, तो कितना होगी? 21 होगी। कितना होगी? 21 होगी। तो इसके लिए हम जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉलो करेंगे, NCR मतलब 7C2, युग में 2 लोग होते हैं। आइए समझते हैं। समाजमिति सोशियोमेट्री में व्यक्तियों के बीच युग्मिक पेयर वाइज संबंधों की संख्या निकालने के लिए संचय कॉम्बिनेशन के सूत्र का प्रयोग किया जाता है। मैथ में आप पढ़ेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? संचय के फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो जो फार्मूला है वो क्या है? NCR। और जो संचय की बात कर रहे हैं तो सूत्र जो है n-1/2, जहाँ n व्यक्तियों की संख्या है 7 1/2, तो 21 आ जाएगा ना। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। गेमिनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट में अंतर किसने बताया? गेमिनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट में अंतर किसने बताया? टॉयनबी, स्पेगलर, टॉनिज और सोरोकिन। तो ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। तो किसने बताया है? फर्दीना टॉनिज का ये डिवीजन था, गेसेलसॉफ्ट और गेमिनसॉफ्ट। गेमिनसॉफ्ट
जो आदिम परंपरागत सोसाइटी थी वो है, या इसको समुदाय भी कह सकते हैं। गेसेलसॉफ्ट जो है आधुनिक समाज, जटिल समाज, जो समितियों को कह सकते हैं। फर्दिनांड टोनिज ने गेमिनसॉफ्ट मतलब समुदाय और गेसेलसॉफ्ट मतलब समाज के आधार पर समूहों में भेद किया। गेमिनसॉफ्ट क्या है? गेमिनसॉफ्ट है समुदाय जो परंपरागत सोसाइटी थी, आदिम सोसाइटी थी, उसको जो भावनात्मक, नातेदारी, अनौपचारिक और आमने सामने के संबंधों के आधार पर होती है। गेसेलसॉफ्ट जो समाज है, आधुनिक सोसाइटी है, उसको कहते हैं जो रेशनल है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, संविदा के आधार पर है, औपचारिक है, फॉर्मल है और यांत्रिक है। तो गेमिनसॉफ्ट गेसेलसॉफ्ट में जो डिवीजन है वो आप समझ गए, टोनिज ने दिया था, पहले भी ये पढ़ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। सामुदायिक प्रतिमान और संघात्मक प्रतिमान की पदावली दी गई। इसकी सामुदायिक प्रतिमान और संघात्मक प्रतिमान की तो जिन्सबर्ग द्वारा, डीपी मुखर्जी द्वारा, ब्रेस्टिट द्वारा या जेम्स ड्रीवर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57 दिखेगा और आंसर करिएगा सामुदायिक प्रतिमान और संघात्मक प्रतिमान की पदावली किसके द्वारा दी गई है? तो किसके द्वारा की गई है? रॉबर्ट ब्रेस्टिट द्वारा। रॉबर्ट ब्रेस्टिट द्वारा। आइए समझते हैं। रॉबर्ट ब्रेस्टिट ने सामाजिक प्रतिमानों, सोशल नॉर्म्स को दो श्रेणियों में विभाजित किया है। एक है कम्युनल नॉर्म्स, सामुदायिक प्रतिमान, इनका संबंध पूरे समाज या समुदाय से होता है, जैसे अभिवादन करना, विशेष वस्त्र पहनना, इस तरीके से। संघात्मक प्रतिमान, एसोसिएशनल नॉर्म, इनका संबंध किसी एक समूह, विशेष या समिति से होता है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा में अच्छी तरह पढ़ाना। तो सामुदायिक प्रतिमान और संघात्मक प्रतिमान आप समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है, सेकेंडरी ग्रुप है, आप लोग बताइए। एकल परिवार, क्रीड़ा समूह, समिति, संयुक्त परिवार। तो ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जो समिति है वो द्वितीयक समूह होगा, बाकी एकल परिवार, क्रीड़ा समूह, संयुक्त परिवार ये सब प्राथमिक समूह में है। C.H. कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है, इसमें उन्होंने परिवार, क्रीड़ा समूह और जो कि मित्र ग्रुप है, इन सबको वो क्या कहते हैं? प्राथमिक समूह। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो समिति एक द्वितीयक समूह, सेकेंडरी ग्रुप है। इसमें आमने सामने के घनिष्ठ संबंध नहीं पाए जाते हैं, जानबूझकर और निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। बोगार्डस ने द्वितीयक समूहों को क्या कहा है? छुओ और जाओ, टच एंड गो प्रकार का संबंध बताया, जहां औपचारिकता प्रधान होती है। तो द्वितीयक समूह में समितियां और निगम होंगे, प्राथमिक समूह परिवार, क्रीड़ा, पड़ोस, ये सब होंगे ना। आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन 59 देखते हैं। ग्राहम विलियम समनर ने सामाजिक समूह को किन दो भागों में विभक्त किया है? ऐच्छिक और अनिवार्य समूह, अंतः समूह और बाह्य समूह, और वयम समूह और वे समूह, और विषम स्तरीय और सम स्तरीय समूह। तो किसमें क्या है? तो इन ग्रुप और आउट ग्रुप के बाद ग्राहम विलियम समनर कहते हैं, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं। अंतः समूह और बाह्य समूह, W.G. समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज में हम की भावना, वी फीलिंग के आधार पर समूहों को दो भागों में बांटा है, इन ग्रुप और आउट ग्रुप। इन ग्रुप क्या है? सदस्य आपस में नजदीकी और अपनत्व रखते हैं, जैसे अपना परिवार, अपनी जाति, मतलब निजाति केंद्रवाद। और आउट ग्रुप, इनमें हम की भावना का अभाव होता है और प्रायः प्रतिद्वंदिता होती है, जैसे शत्रु सेना, विदेशी समूह। तो ये बाह्य समूह और ये अंतः समूह, हम समूह। इस विभाजन का मुख्य आधार निजाति केंद्रवाद, एथनोसेंट्रिज्म है। यहाँ व्यक्ति अपने समूह को श्रेष्ठ मानता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। इनमें से कौन भूमिका निर्गम की चर्चा करते हैं? भूमिका निर्गम की चर्चा करते हैं रॉबर्ट ब्रेस्टिट, राल्फ फिलिंगटन, मर्टन या फुक्स एबॉग। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा और आंसर करिएगा। तो फुक्स एबॉग जो है वो भूमिका निर्गम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भूमिका निर्गम की। भूमिका निर्गम, रोल एग्जिट की अवधारणा हेलेन रोज फुक्स एबॉग ने दी है। भूमिका निर्गम का अर्थ क्या है? कि एक ऐसी भूमिका को छोड़ना जो व्यक्ति की आत्म पहचान के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही हो, ताकि एक नई पहचान अपनाई जा सके। जैसे सन्यासी का वापस गृहस्थ बनना या सेवा निवृत्ति। रॉल्फ लिंटन परिस्थिति और भूमिका के जनक हैं। मर्टन भूमिका पुंज से संबंधित हैं। तो डाउट, विकल्पों की खोज, प्रस्थान और नई आइडेंटिटी, ये भूमिका निर्गम के जो प्रोसेस हैं उसकी बात हो रही है।
तो भूमिका निर्गम रोल एग्जिट से जुड़े हैं फुक्स एबॉग। आइए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। विचलित उप संस्कृति के सिद्धांत की व्याख्या किसने दी? किसकी? विचलित उप संस्कृति के सिद्धांत की व्याख्या किसने दी? क्लिनार्ड, कोहेन, दुर्खीम या मार्टिन? क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। विचलित उप संस्कृति के सिद्धांत की व्याख्या किसने दी? तो कोहन ने। किसने? कोहन ने विचलित उप संस्कृति की अवधारणा या सिद्धांत की व्याख्या की है। आइए समझते हैं। विचलित उप सांस्कृतिक सिद्धांत डेविएंट सब कल्चर थियरी। डेविएंट सब कल्चर थियरी यह मानता है कि अपराध तथा कथित उप संस्कृतियों में उप लोगों के मिलन का परिणाम है, मतलब जिसमें कुटिल मूल्य और नैतिक अवधारणाएं हावी होती हैं या मुख्य धारा के समाज के मानदंडों के विपरीत विकसित होता है। अल्बर्ट कोहेन ने अपनी पुस्तक डेलिंक्वेंट बॉयज 1955 अल्बर्ट कोहेन की पुस्तक है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जहां उन्होंने श्रमिक वर्ग के युवाओं में स्टेटस फ्रस्ट्रेशन स्थिति की कुंठा के कारण विचलित उप संस्कृति के निर्माण की व्याख्या की। तो रॉबर्ट मार्टिन स्ट्रेन थियरी से जुड़े हैं, जो कि इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ है। अगर कोहेन की बात करें तो वो सब कल्चर थियरी जो ग्रुप और गैंग की बात करता है ना। तो क्लिनार्ड जुड़े हैं श्वेत वसन अपराध से, व्हाइट कॉलर क्राइम से। एनोमी से जुड़े हैं दुर्खीम। मार्टिन जो है एनोमी सिद्धांत को आगे बढ़ाया, स्ट्रेन थ्योरी, लेकिन उप संस्कृति पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। तो बात अल्बर्ट कोहेन के द्वारा सब कल्चर थ्योरी की बात हो रही है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। पियरे बोर्दियू के मतानुसार संस्कृति की प्रत्येक शाखा को उत्पादित करती है। पियरे बोर्दियू के मतानुसार संस्कृति की प्रत्येक शाखा को क्या करती है? उत्पादित करती है। सामाजिक फील्ड, व्यक्ति की सृजनात्मकता, व्यक्ति की अंतःक्रिया और सामाजिक भूमिकाएं। तो आंसर करिएगा। तो क्या आंसर होगा? सामाजिक फील्ड। आइए समझते हैं। पियरे बोर्दियू के अनुसार सांस्कृतिक उत्पादन के क्षेत्र में सामाजिक फील्ड, सोशल फील्ड एक प्रमुख शक्ति है। यह वह सामाजिक संरचना या अखाड़ा है जहां व्यक्ति अपनी पूंजी, कैपिटल और हैबिटस का प्रयोग करके स्थिति या सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। बोर्दियू स्पष्ट रूप से मानते हैं कि संस्कृति की कोई भी शाखा, चाहे वह कला हो, शिक्षा हो या साहित्य हो, वह शून्य में उत्पन्न नहीं होती, बल्कि इसे एक विशिष्ट सामाजिक फील्ड द्वारा उत्पादित और आकार दिया जाता है। मतलब जो संस्कृति है वो किसी सामाजिक फील्ड में उत्पादित होता है। और बात करें व्यक्ति की सृजनात्मकता की, तो बोर्दियू व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को नकारते हैं। वे संरचना पर बल देते हैं। व्यक्ति की अंतःक्रिया जो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का विषय है, और सामाजिक भूमिकाएं जो प्रकारवादी दृष्टिकोण से अधिक संबंधित है। तो सांस्कृतिक पूंजी, कल्चरल कैपिटल, हैबिटस, इन सब की बात करते हैं तो वो कहते हैं पियरे बोर्दियू। उत्कृष्टता की संस्कृति भी हम लोगों ने पढ़ा था, पियरे बोर्दियू। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। उन व्यक्तियों का एक संकलन जिनकी परिस्थितियां समान है, जो समान भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं, कहलाता है सांख्यिकीय श्रेणी, सामाजिक श्रेणी, समिति या अनौपचारिक समूह। क्वेश्चन नंबर 63। तो ऐसे लोग जो समान परिस्थिति में है और समान भूमिकाओं का पालन करते हैं, उनको क्या कहेंगे? सामाजिक श्रेणी, सोशल कैटेगरी। आइए समझते हैं। सामाजिक श्रेणी, सोशल कैटेगरी उन लोगों का एक संकलन है जिनका कम से कम एक विशेषता, परिस्थिति या भूमिका समान होती है, लेकिन वे आवश्यक रूप से एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया नहीं करते हैं। तो समान परिस्थितियों और समान भूमिकाएं वाले व्यक्तियों का संकलन की बात कर रहा है। जैसे उदाहरण, सभी महिलाएं या सभी डॉक्टर एक सामाजिक श्रेणी है। समान विशेषता और समान सामाजिक भूमिका जो सामाजिक श्रेणी, सोशल कैटेगरी की बात करता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। समूह व्यक्ति के पूर्व अस्तित्व में है तथा प्रकार्यरत है। जो समूह है व्यक्ति के पूर्व अस्तित्व में है तथा प्रकार्यरत है, इसका
अभिप्राय क्या है? समूह वरीयता, ग्रुप प्रियोरिटी, समूह प्रकार्यात्मकता, ग्रुप फंक्शनैलिटी, सामाजिक क्रियाएं या समूह दुविधा, ग्रुप डिलेमा। क्वेश्चन नंबर 64 आप देखिएगा और बताइएगा। तो ये क्या है? समूह व्यक्ति के पूर्व में अस्तित्व में है तथा प्रकार्यत है। तो यहाँ पे बात हो रही है समूह वरीयता की, ग्रुप प्रियोरिटी की, मतलब जो इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, उसके पूर्व ही समूह है उसका एग्जिस्टेंस है। इस अवधारणा तो यह अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि समाज या समूह व्यक्ति से पहले से मौजूद है, मतलब समूह का अस्तित्व व्यक्ति से पहले है, व्यक्ति के बिना भी निरंतर कार्य करता रहता है। व्यक्ति समूह में जन्म लेता है लेकिन समूह व्यक्ति से परे है और उससे ऊपर है, मतलब जो समूह है उसका प्री एग्जिस्टेंस है। ठीक, समूह वरीयता, ग्रुप प्रियोरिटी का सीधा अर्थ है व्यक्ति की तुलना में समूह को प्राथमिकता और पूर्वता देना। और एमाइल दुर्खिम जैसे समाजशास्त्री इसी दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, जैसे सुई जेनरिस की बात करते हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा। जब संस्कृति स्वरूप कल्चर पैटर्न एक समूह से दूसरे समूह में तथा एक संस्कृति क्षेत्र से दूसरे संस्कृति क्षेत्र में फैलते हैं तो परिणाम स्वरूप कौन सी अवधारणा उत्पन्न होती है? जब संस्कृति स्वरूप कल्चर पैटर्न एक समूह से दूसरे समूह में तथा एक संस्कृति क्षेत्र से दूसरे संस्कृति क्षेत्र में फैलते हैं तो परिणाम स्वरूप कौन सी अवधारणा उत्पन्न होती है? संस्कृति इतिहास, संस्कृति चक्र, संस्कृति वृद्धि, संस्कृति विसरण। क्वेश्चन नंबर 65 आप लोग आंसर करिएगा। तो क्या है? संस्कृति विसरण, कल्चरल डिफ्यूजन, संस्कृति विसरण। आइए समझते हैं संस्कृति विसरण या कल्चरल डिफ्यूजन क्या है। संस्कृति विसरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो सांस्कृतिक तत्व हैं, विचार, प्रथाएं, धर्म, तकनीकी एक समाज, समूह या भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैलते हैं। प्रश्न में स्पष्ट रूप से फैलने, स्प्रेडिंग की बात की गई है। जब कोई संस्कृति स्वरूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित होता है तो मानव विज्ञान में इसे तकनीकी रूप से विसरण कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। संस्कृति इतिहास क्या है? संस्कृति के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन। संस्कृति चक्र क्या है? यह सिद्धांत कि संस्कृतियां जन्म, विकास और पतन के मार्ग से गुजरती हैं, साइकिल ऑफ कल्चर। संस्कृति वृद्धि की बात, संस्कृति के भीतर नए तत्व आविष्कार, खोजना या जुड़ना, संस्कृति वृद्धि की बात होती है। तो डिफ्यूजन क्या है? कल्चर ए क्षेत्र और कल्चर बी और इनका सांस्कृतिक तत्वों का जो है विस्तार या डिफ्यूजन की बात हो रही है। राल्फ लिंटन और फ्रेंच बोस ने विसरण पर प्रमुख कार्य किया है। आधुनिक जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 66 से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा गर्भावस्था से संबंधित है? सहकष्टी, परिहार संबंध, परिहार, मातुले। तो गर्भावस्था से संबंध क्या है? सहकष्टी या सहप्रसविता या जिसमें जो पति है वो मिथ्या अभ्यास करता है गर्भधारण की सॉरी। तो ये 66 ए ऑप्शन सही है। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं परिवार, विवाह, नातेदारी में, तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67। समाजीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस चरण की चर्चा पियाजे ने नहीं की है? समाजीकरण की प्रक्रिया में, सोशलाइजेशन के प्रोसेस में निम्नलिखित में से किस चरण की चर्चा पियाजे ने नहीं की है? संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पश्च संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 67। तो किसकी नहीं की है? पश्च संक्रियात्मक अवस्था की बात पियाजे ने नहीं की है। आइए समझते हैं। पश्च संक्रियात्मक अवस्था, पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 प्रामाणिक चरणों में विभाजित किया है। वो क्या क्या है? वो है संवेदी गामक, सेंसरी मोटर, जो कि 0 से 2 वर्ष की बात होती है। पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल, जो कि 2 से 7 वर्ष की बात होती है। मूर्त संक्रियात्मक, जो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष के बीच की बात है। 4 अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशन 11+ वर्ष की बात है। क्या क्या? संवेदी, पूर्व, मूर्त और अमूर्त। इसका जो ईयर है वो भी देख लीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। ए विश्वविद्यालय रामगंज के समाजशास्त्र विभाग का विभागाध्यक्ष एक उदाहरण है। ए विश्वविद्यालय रामगंज के समाजशास्त्र विभाग के
विभागाध्यक्ष एक उदाहरण है प्रस्थिति से, पदानुसंग से, स्टेशन से या स्ट्रेटम स्तरित से। प्रस्थिति, पदानुसंग, स्टेशन या स्तरित। क्वेश्चन नंबर 68 आंसर करिएगा। ये क्या है? एक पदानुसंग एक ऑफिस विभागाध्यक्ष की। पदानुसंग या कार्यालय ऑफिस किसी औपचारिक संगठन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक आधिकारिक, कानूनी और संस्थागत पद होता है। यह पद उस व्यक्ति से स्वतंत्र होता है जो उसे धारण करता है। मतलब विश्वविद्यालय के जो विभागाध्यक्ष HOD एक औपचारिक पद है, व्यक्ति आते जाते रहते हैं, लेकिन जो विभागाध्यक्ष है, जो कार्यालय है, अस्थायी रहता है और इसके अपने विशिष्ट वैधानिक नियम है। मैक्स वेबर की नौकरशाही की अवधारणा इसको स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन करती है। तो समाज, परिस्थिति, स्टेटस, सोशली रिकॉग्नाइज पर जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या होते हैं? पद। तो समाज जो है वो परिस्थिति देती है, परिस्थिति सामाजिक टर्म है और जो पद है वो ऑर्गेनाइजेशन का है, संगठन का है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। निर्धनता की संस्कृति अवधारणा किसके द्वारा लागू किया गया? पॉवर्टी ऑफ कल्चर की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? ऑस्कर लेविस, माइकल हैरिंगटन, वॉल्टर बी मिलर, केनेथ लिट्स। क्वेश्चन 69 आप लोग आंसर करिए। तो गरीबी की संस्कृति से जुड़े हुए जो स्कॉलर हैं वो जुड़े हैं ऑस्कर लेविस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। निर्धनता की संस्कृति, कल्चर ऑफ पॉवर्टी सिद्धांत बताता है कि गरीबी केवल संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि यह एक विशिष्ट उप संस्कृति है। इसके अपने मूल्य और व्यवहार होते हैं जो व्यक्ति को गरीबी के दुष्चक्र में फंसाए रखते हैं। ये गरीबी का चक्र है और गरीबी जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। मानवविज्ञानी ऑस्कर लेविस ने अपनी पुस्तक 5 फैमिलीज में मैक्सिको के गरीब परिवारों का अध्ययन कर यह अवधारणा दी। उन्होंने भारत में उत्तर प्रदेश के रामपुरा गांव का भी अध्ययन किया था। बाकी माइकल हैरिंगटन की बात करें तो द अदर अमेरिका लिखी। वॉल्टर बी मिलर ने निचले वर्ग की संस्कृति की बात की, लोअर क्लास कल्चर की बात की। केनेथ लिट्स इस विशिष्ट अवधारणा के प्राथमिक विचारक नहीं है। तो कौन है? ऑस्कर लेविस। आइए हम लोग आगे चलते हैं। निर्धनता की संस्कृति एक विशेष संस्कृति है जो एक व्यक्ति को निर्धन बनाती है, एक परिवार को निर्धन बनाती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को निर्धनता हस्तांतरित होती है या पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धनता हस्तांतरित होती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑस्कर लेविस का जो पॉवर्टी ऑफ कल्चर है। तो क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो निर्धनता है वो क्या होती है? हस्तांतरित होती है ना। वो क्या होती है? हस्तांतरित होती है। ऑस्कर लेविस का निर्धनता की संस्कृति सिद्धांत इस आधार पर टिका है कि गरीबी एक जीवन शैली है, वे ऑफ लाइफ बन जाती है। समाजीकरण के माध्यम से इसके निराशावादी मूल्य एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गहराई से हस्तांतरित होते हैं। इस संस्कृति में पले बड़े बच्चे कम उम्र में ही हीन भावना को अपना लेते हैं, जिससे वे अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इस अवधारणा का जो मुख्य लक्षण, जो कोर फीचर है, उस है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। प्रतिष्ठा अथवा सामाजिक सम्मान जो एक समुदाय के अंतर्गत व्यवसाय की विशेष स्थिति से जुड़ा है, जाना जाता है। प्रस्थिति, अवस्थिति, प्रस्थिति गमन, प्रस्थिति समूह, प्रस्थिति प्रतीक। प्रतिष्ठा तथा सामाजिक सम्मान जो एक समुदाय के अंतर्गत व्यवसाय की विशेष स्थिति से जुड़ा है वह जाना जाता है। प्रस्थिति, अवस्थिति, प्रस्थिति गमन, प्रस्थिति समूह या प्रस्थिति प्रतीक। तो क्या है? क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर करिएगा। तो क्या है? प्रस्थिति अवस्थिति। प्रस्थिति अवस्थिति आइए समझते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार जब सामाजिक सम्मान या प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति के व्यवसाय ऑक्यूपेशन से सीधे जुड़ जाती है तो उसे प्रस्थिति अवस्थिति कहा जाता है। प्रस्थिति गमन क्या है? स्टेटस पासेज, जीवन के एक चरण से दूसरे चरण में जाना, जैसे छात्र से नौकरी पेशा। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, कल को आप जॉब करने लगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, ये क्या था? प्रस्थिति गमन था, एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में जाना। प्रस्थिति समूह क्या है? स्टेटस ग्रुप, समान जीवन शैली साझा करने वाले लोगों का समूह। प्रस्थिति प्रतीक क्या है? स्टेटस सिंबल क्या है? वो भौतिक वस्तुएं जो रुतबा दर्शाती हैं या उस परिस्थिति को सिंबलाइज करती हैं ना। तो व्यवसाय
जो ऑक्यूपेशन है उससे जुड़ा, सोशल स्टीम सामाजिक समान जो कि परिस्थिति अवस्थिति सोशल स्टेटस सिचुएशन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। सांस्कृतिक लक्ष्यों को स्वीकार करना एवं संस्थागत साधनों को अस्वीकार करने को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक लक्ष्यों को स्वीकार करना एवं संस्थागत साधनों के अस्वीकार करने को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? अनुरूपता, नवाचार, विद्रोह या संस्कारिकता। क्वेश्चन नंबर 72 आंसर करिएगा आप लोग। तो क्या है? नवाचार। क्या है? नवाचार। आइए समझते हैं। सॉरी। रॉबर्ट के मर्टन के स्ट्रेन थ्योरी के अनुसार जब व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्यों जैसे धन कमाना को स्वीकार करता है लेकिन उन तक पहुंचने के लिए वैध साधनों को अस्वीकार या अवैध तरीके जैसे चोरी नकल अपनाता है तो उसे क्या कहते हैं? नवाचार। नवाचार मतलब जब जो सांस्कृतिक लक्ष्य हैं उनको स्वीकार तो करता है पर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के जो इस्टेब्लिश्ड साधन है उनको इनकार करता है, तो मतलब वह नवाचार करेगा, नया रास्ता ढूंढेगा। मतलब जो स्वीकृत वैध साधन है उनको अस्वीकृत करेगा। तो लक्ष्य तो स्वीकार कर रहा है नवाचार में और जो साधन है उसको अस्वीकार कर रहा है। कन्फॉर्मिटी, अनुरूपता क्या है? अनुरूपता जब लक्ष्य और साधन दोनों को स्वीकार करता है। संस्कारिकता क्या है? जिसमें जो उद्देश्य है उसको स्वीकार नहीं करता पर साधन को स्वीकार करता है। प्रत्यावर्तन जब दोनों को रिजेक्ट करता है। विद्रोह क्या है? दोनों का मिलन। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 73। जब एक संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे क्या कहते हैं? जब एक संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे क्या कहते हैं? प्रसार, पर संस्कृति ग्रहण, संस्कृति ग्रहण, प्रतिपर संस्कृति ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 73। तो क्या कहेंगे? जब एक संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसको कहते हैं पर संस्कृति ग्रहण। पर संस्कृति ग्रहण। आइए समझते हैं। पर संस्कृति ग्रहण एकल्चरेशन क्या है? जब दो भिन्न संस्कृतियां निरंतर संपर्क में आती हैं और एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति की जो जीवन पद्धति है, लाइफ स्टाइल है, वैल्यूज है, उसमें व्यापक परिवर्तन होता है तो यह पर संस्कृति ग्रहण कहलाता है। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन है सांस्कृतिक तत्वों का फैलाव, प्रसार। पर एकल्चरेशन क्या है? एकल्चरेशन है संपूर्ण प्रभाव, कंप्लीट इम्पैक्ट। प्रसार केवल सांस्कृतिक तत्वों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलना बिना संपूर्ण जीवन पद्धति बदले। संस्कृति ग्रहण क्या है? इनकल्चरेशन क्या है? अपनी ही संस्कृतियों को सीखने की प्रक्रिया। प्रतिपर संस्कृति ग्रहण क्या है? कॉन्ट्रा एकल्चरेशन, बाहरी संस्कृति के प्रभाव का विरोध कर अपनी मूल संस्कृति की ओर लौटना। जैसे हम बात करें अगर कि वेस्टर्न कल्चर का विरोध करें और कहें जो इंडियन कल्चर है, जो भारतीय सनातन धर्म है, उसको अपनाते हैं, तो ये बात है प्रतिपर संस्कृति ग्रहण। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। किसने सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य से भारतीय समाज का अध्ययन किया? जी.एस. घुरिये, एन.के. बोस, बी.आर. अम्बेडकर और सुरजीत सिन्हा। इन चारों में से सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए कौन से स्कॉलर हैं? आप लोगों को आंसर करना है। तो कौन है? एन.के. बोस, निर्मल कुमार बोस और सुरजीत सिन्हा। 2 और 4। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य, सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव भारतीय समाज को एक निरंतर बहने वाली सभ्यता के रूप में देखता है जहां ऐतिहासिक और मानव शास्त्रीय एंथ्रोपोलॉजिकल दोनों दृष्टियों का उपयोग होता है। एन.के. बोस और सुरजीत सिन्हा इसके प्रमुख प्रणेता है। बात करें अगर जी.एस. घुरिये की तो इंडोलॉजिकल भारतीय विद्याशास्त्र से जुड़े हैं। सिविलाइजेशन सभ्यतागत से एन.के. बोस और सुरजीत सिन्हा जुड़े हैं और बी.आर. अम्बेडकर जुड़े हैं सब एल्टन से। आइए हम लोग आगे चलते हैं। किसने भारतीय समाज के संबंध में सभ्यता परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया? सेम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं 74 में। इनके बोस, सुरजीत सिन्हा,
बर्नार्ड एस कोहन या डेविड हार्डीमैन, सुरजीत सिन्हा एवं योगेंद्र सिंह, वीना दास या एन.के. बोस। क्वेश्चन नंबर 75 आंसर करिएगा। कौन है एन.के. बोस और सुरजीत सिन्हा? एन.के. बोस और सुरजीत सिन्हा। एन.के. बोस ने भारतीय सभ्यता का अध्ययन मानव शास्त्रीय आधार पर किया और उनके शिष्य सुरजीत सिन्हा ने जनजातियों का मुख्य धारा में एकीकरण का इंटीग्रेशन का अध्ययन किया। तो ये आप समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। भारतीय समाज के अध्ययन से सभ्यतागत दृष्टिकोण से साथ कौन जुड़ा है? ए.आर. देसाई, एन.के. बोस, आंध्र बतेई या डेविड हार्डीमैन। तो कौन जुड़ा है? निर्मल कुमार बोस, एन.के. बोस। तो ए.आर. देसाई मार्क्सिस्ट हैं जो भारतीय राष्ट्रवाद का अध्ययन करते हैं। आंध्र बतेई वेबेरियन मॉडल पर बात करते हैं। आंध्र बतेई कास्ट, क्लास एंड पावर के आधार पर भारतीय समाज में, भारतीय गांवों में उसके संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक जो प्रभाव है, व्यवहारिक प्रभाव है, वो देखते हैं। डेविड हार्डीमैन सब एल्टन अप्रोच से जुड़े हैं। डेविड हार्डीमैन, अंबेडकर, रंजीत गुहा, ये सब एल्टन से जुड़े हुए हैं। आइए निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक चर पैटर्न नहीं है? कौन सा एक चर पैटर्न नहीं है? आरोपण बनाम उपलब्धि, आरोपण बनाम उपलब्धि, फैलाव बनाम विशिष्टता, तटैलित बन या तार्किकता। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा और आंसर करिएगा। उत्तेलित बन, आरोपण बनाम उपलब्धि, फैलाव बनाम विशिष्टता, उत्तेलित बन या तार्किकता। कौन सा एक चर पैटर्न नहीं है? आंसर करिएगा। तो उत्तेलित जो बन है, उत्तेलित बन जो है वो क्या है? उत्तेलित बन जो है वो चर पैटर्न में नहीं आएगा। आइए समझते हैं। आइए समझते हैं। तो क्या नहीं आएगा? क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक चर पैटर्न नहीं है? आरोपण बनाम उपलब्धि, फैलाव बनाम विशिष्टता, उत्तेलित बन और तार्किकता। तो क्या नहीं है? तार्किकता, रेशनैलिटी। आइए समझते हैं। पार्सन्स का जो पैटर्न वेरिएबल है ये आप लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। एफेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी, सेल्फ वर्सेस कलेक्टिव, यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पार्टिकुलरिज्म, एस्क्रिप्शन वर्सेस अचीवमेंट, डिफ्यूजननेस वर्सेस स्पेसिफिसिटी। ये जिसमें इनका जो रेशनैलिटी है, तार्किकता, जो पैटर्न वेरिएबल में नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था के विषय में क्या सही नहीं है? सामाजिक व्यवस्था के विषय में क्या सही नहीं है? अव्यक्तता, मूल्य एकमतता, नियंत्रण का साइबर नैतिक पदानुक्रम, रुचि का संघर्ष, कार्यात्मक पूर्व आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा और आंसर करिएगा। तो क्या नहीं है? रुचि का संघर्ष, रुचि का संघर्ष। ये समझते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पार्सन्स, टालकाट पार्सन्स एक प्रकार्यवादी फंक्शनलिस्ट विचारक हैं। उनका सामाजिक तथ्य, सोशल सिस्टम सिद्धांत, सहयोग, संतुलन और मूल्य एकमतता पर आधारित है। सहयोग, कोऑपरेशन, संतुलन, बैलेंस और मूल्य एकमतता, वैल्यू, कॉन्सेंसस पर आधारित है। मतलब उसमें जो संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो नहीं है।
कंसेंसस है, ऑर्डर है, बैलेंस है, ये बात करते हैं पार्सन्स। तो रुचि का संघर्ष नहीं है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना इस धारणा पर आधारित है। शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना इस धारणा पर आधारित है कि मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है। मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है। मूल्य विरोध समाज के लिए अनिवार्य है। मूल्य तटस्थता समाज के लिए अनिवार्य है। मूल्य समाज के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 79। तो क्या है? मूल्य सामंजस्य, वैल्यू बैलेंस समाज के लिए अनिवार्य है। आइए देखते हैं। पार्सन ने शक्ति को परिवर्तनशील जोड़, वेरिएबल सम कॉन्सेप्ट माना। इसका अर्थ है कि समाज में शक्ति एक निश्चित मात्रा में नहीं होती है। जब समाज के लोग सामान्य मूल्य सामंजस्य, वैल्यू कंसेंसस के आधार पर मिलकर काम करते हैं तो समाज की कुल शक्ति बढ़ जाती है। तो क्या बात करते हैं? वैल्यू कंसेंसस पर बात करते हैं। टॉलकाट पार्सन। मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से किसने अपने सिद्धांत में दैनिक जीवन और संस्थाओं की सामाजिक संरचना में सामान्य ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डाला है? किसने अपने सिद्धांत में दैनिक जीवन और संस्थाओं की जो सामाजिक संरचना है उस पर सामान्य ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डाला है? पीटर बर्गर, अल्फ्रेड शुट्ज, हेनरी बर्गसन या इरविंग गॉफमैन? क्वेश्चन नंबर 80 आप लोग आंसर करिएगा। तो किसने किया है? पीटर बर्गर। आइए समझते हैं। पीटर बर्गर या थॉमस लकमैन ने अपनी पुस्तक सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में तर्क दिया कि समाज मानव जनित है। उन्होंने बताया कि कैसे व्यक्तियों का सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस ही सामाजिक संरचना का निर्माण करता है। अल्फ्रेड शुट्ज फेनोमेनोलॉजी से जुड़े हैं, घटना क्रिया विज्ञान से जुड़े हैं। इरविंग गॉफमैन डर्मेटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जुड़े हैं, अभिनय शास्त्रीय उपागम से जुड़े हैं, नाट्य कला से जुड़े हैं, जो कि इम्प्रेशन मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। व्यक्ति का जो कॉमन सेंस वो सामाजिक संस्थाएं सोशल, ये बात करते हैं कॉमन सेंस की पीटर बर्गर। आशा है कि ये पूरा लेक्चर सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। आगे हम लोग 80 के बाद क्वेश्चन कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पूरा लेक्चर सीरीज अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। आपका सहयोग, आपका कोऑपरेशन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और मेहनत और हार्डवर्क आप लोगों के लिए मैं करूं, इसके लिए आपका इंगेज रहना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।